हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। थर्मोडायनेमिक्स को आज खत्म कर रहे हैं हमें। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपने पढ़ा है, बस उसका ही एक्सटेंडेड पार्ट थर्मोडायनेमिक्स होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर बिहेवियर जो होता है उससे रिलेटेड बातें की है। किस तरीके से मॉलिक्यूल की मोशन जो होती है उसकी वजह से प्रेशर मिलता है, मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से किस तरीके से टेम्परेचर मिलता है या फिर गैस को इंटरनल एनर्जी मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है माइक्रो लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें पढ़ाता है। लेकिन काइनेटिक थियरी ऑफ गैस का ही एक्सटेंडेड फॉर्मेट मैक्रो लेवल पर, बड़ी लेवल पर अगर बात करें तो ये थर्मोडायनेमिक्स हमारे साथ अभी रहेगा और इस पर हमें खूब काम करना है। इस पर बच्चों 2 सवाल बनने वाले हैं और हो सकता है कुछ बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं इससे रिलेटेड एक ही चीज बता सकता हूं। मैं जितना स्लाइड्स बना के दिया हूं यहां पर, वो स्लाइड कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर आप फोकस्ड हर एक स्लाइड पर काम सही ढंग से करो तो ही इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और देखिए कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत ही सिंप्लीफाई मैंने कर दिया यहाँ पर। तो ये थर्मोडायनेमिक्स डे लाइफ में हर तरफ आता है। मतलब घर में जो हम लोग गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं वहाँ से अगर शुरुआत करें, रेफ्रिजरेटर, एसी, टू व्हीलर का इंजन होगा या फिर ट्रेन, जो पुराना वाला ट्रेन में बता रहा हूँ यहाँ पर, स्टीम इंजन होगा, कार के अंदर का इंजन होगा, ये सारी चीजें बच्चों देखो, मतलब घर की छोटी छोटी चीजों से लेकर रॉकेट साइंस तक ये थर्मोडायनेमिक्स हर तरफ काम करना है। लेकिन ये सही समय बिल्कुल भी नहीं होगा कि किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स यहाँ काम करता है ये बताने का। जैसे आपका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाए फिर आपको वो सारी चीजें जो है डिटेल में आगे पढ़ना ही होगा, डिपेंडिंग कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करते हो आगे। तो बच्चों यहां देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर देते हैं। मोटा मोटी यहां पर अगर बात करें तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोमीटर के कॉन्सेप्ट को बयां करता है, एक्सप्लेन करता है। यहां पर हमने 3 बॉडीज ले लिया, ए, बी और सी, और स्टेटमेंट यही होता है कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या होता है, अगर इसको थर्मामीटर लगवा दिया जाए, इसको थर्मामीटर लगवा दिया जाए, दोनों थर्मामीटर सेम रीडिंग बता रहे हैं, तो दीज आर इन इक्विलिब्रियम। ए और बी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब यही होगा कि बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बस इतना ही थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। इसे जीरोथ लॉ क्यों बताया गया है, क्योंकि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ये आने के बाद में पता चला कि हाँ, इससे भी बेसिक चीज हो सकती है जो टेम्परेचर से रिलेटेड बात कर रही है और जो कि हर चीज का फंडामेंटल हो और बेस हो। तो इसी वजह से 1 के पहले कोई नंबर नहीं मिलता है, 0 ही होता है, तो इसीलिए इसे नाम दे दिया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी जो थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे में देखो ये ट्री डायग्राम को बहुत सही ढंग से समझ लो, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो मैं भी फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जैसे फिजिक्स में जितने सम्स हो गए वो सॉल्व करने के अनुसार जो होगा, जो लगता है, वही मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरुआत कर देते बच्चों। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होगा उसमें इंटरनल एनर्जी, जिसे हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसे हम लोग डेल्टा यू बोल देंगे, that is q amount of energy which we are going to supply to the gas or maybe removed by the gas or we can say rejected by the gas, और वर्क डन, ये 3 चीजें यहाँ पर होने वाली है। देखो ये नोटेशन जो है अपने अपने हिसाब से इसके मायने होते हैं, इसके मीनिंग होते हैं। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या, जो गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ेगा, मॉलिक्यूल की जो मोशन होगी उससे रिलेटेड। अगर बात की जाए डेल्टा यू इज समव्हाट रिलेटेड टू योर प्रीवियस चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और डेल्टा यू उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पूरा कॉम्बिनेशन ही होगा एक तरीके से। और ये फॉर्मूला कैसे आता है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम जो बेसिक लेवल पर जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बच्चों खड़ा कर रहे हैं वो ये होगा कि हमारे पास, जैसे कि हम यहाँ पर एक सिलेंडर लेने वाले हैं, तो जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर इन द सेंस, देखिए ये थर्मोडायनेमिक्स की भाषा है, तो इस तरीके से एक सिलेंडर होगा, इसके अंदर गैस भरी हुई होगी, तो इसके अंदर गैस भरी होगी। ये जो ऊपर का पार्ट मैंने दिखाया है दैट इज अ पिस्टन, तो ये पिस्टन हो गया।
अभी जो पिस्टन है और ये जो सिलेंडर है, इसके अंदर फिर गैस मॉलिक्यूल्स हो गए। ये सारी चीज़ें आपने बोर्ड के अनुसार तो ऑलरेडी सीख लिया है। अगर जिसका स्टडी मैं कर रहा हूँ ये गैस है, तो गैस एज अ सिस्टम होगी। गैस को छोड़कर सारी चीज़ें जो है वो सराउंडिंग होगी, उसमें भी गैस और बाकी चीज़ों को सेपरेट करने वाली ये वॉल है, तो इसको बाउंड्री कह देंगे। आमतौर पर बताया जाए कि अगर आप कप में चाय लेते हो तो चाय एज अ सिस्टम, जो कप होगा वो उसकी बाउंड्री हो जाएगी और बाकी वाली चीज़ें जो होगी वो सराउंडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। जब हम एनर्जी सप्लाई करते मतलब हीट सप्लाई करते तो होता क्या है, उस हीट का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो प्रोसेस है जो आगे बढ़ना है हमें। तो यहाँ जो हीट सप्लाई होगी उससे मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। जब जब टेम्परेचर बदलाव होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड बात होगी, टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड बात होगी, आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ओपन हो जाएगा और उससे रिलेटेड इंटरनल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जो एनर्जी है दैट वी आर सप्लाइंग या फिर गैस ने रिजेक्ट कर दिया होगा, वो सारी चीज़ें इस ड्यूरेशन में हो सकता है ये जो पिस्टन है ये ऊपर ढकेला जाए या फिर नीचे ढकेला जाए, तो इस वजह से जो होगा ये स्पेसिफिक वॉल्यूम में बदलाव आएगा। जब जब वॉल्यूम में बदलाव होगा तब तक हमें वर्क डन से रिलेटेड क्वांटिटी पर बात करनी होगी। अच्छा, ये यहाँ पर जो एक छोटा सा सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन दिया है, जो क्या है बताओ। देखो, गैस को एक्सपांड करने के, कंप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं और उसमें से बेसिकली 4 तरीके हमने पढ़ना है। तो अभी के लिए वो तरीके तो आगे आने वाले हैं, आगे की स्लाइड पर वही तरीके हैं, लेकिन उसको समझने से पहले मैं सिर्फ ऊपरी तौर पर बता दूं, अगर मुझे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जाना है तो अच्छा, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट क्या होता है। जैसे मान लिया अभी इस सिलेंडर में जो गैस बना हुआ है, जो भी गैस है, उस गैस का अभी का प्रेशर मान लीजिए P1 है। अभी उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा, गैस का जो वॉल्यूम होगा V1 होगा, उसका टेम्परेचर T1 होगा, उसका इंटरनल एनर्जी U1 होगा। ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो ये हो गई इसकी इनिशियल स्टेट। समझ में आ रही है बात। इनिशियल स्टेट का मतलब इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब इस गैस को हीट सप्लाई की जाएगी तो अलग अलग तरीके से सप्लाई की जा सकती है। थोड़ी देर बाद मान के चलो इस गैस का जो प्रेशर है P2 हो चुका है, वॉल्यूम V2 हो चुका है, टेम्परेचर T2 हो चुका है, या फिर इंटरनल एनर्जी U2 हो चुकी है। तो हमने जो प्रोसेस फॉलो की है उस बेसिस पर कुछ चीजें तय होने वाली है। यहां पर मैंने अलग अलग पाथ दे दिया है, मतलब ये पाथ, ये सेकंड पाथ, ये थर्ड पाथ, ऐसे पाथ हो गए हैं। तो पाथ और इनिशियल और फाइनल स्टेट, इसके बीच का आपको अंतर समझ रहा है क्या, वो सिर्फ जान लो। इतना ही जानना है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट का मतलब आपको समझ में आ रहा है बच्चों। उसकी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम से रिलेटेड ये चीज़ है। ऐसा नहीं कि इनिशियल पाथ, फाइनल पाथ मतलब जो वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं वर्क एनर्जी से रिलेटेड कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग लेके गए, ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर सिलेंडर को कहीं पर भी नहीं लेके गया है, सिर्फ इतना है कि उसको एनर्जी सप्लाई की गई, इस वजह से इसके जो पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स में बदलाव आया। तो बच्चों समझ लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम इंटरनल एनर्जी का चेंज बात करते हैं, समझ लो, जब हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो ये इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है, बाबू समझ लो, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड होता है, ना कि किस रास्ते से हम लोग उस गैस को एक्सपांड किए होंगे या कॉम्प्रेस किए होंगे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में इससे आगे समझ लो, ध्यान में रख लो, लॉक कर लो, फिक्स कर लो। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, बस इसी पर यह डिपेंड होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पर यह डिपेंड नहीं होता है। यह चीज बच्चों क्लियर हो गई है। देखो, इन तीनों पर अगर मास्टरी मिलती है आपकी, तो आई होप, बेसिकली आई एम टेलिंग यू कि आप किसी भी तरीके से इसको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाओगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन घुमा घुमा के इतना पजल तैयार किया जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो पहले जो फंडामेंटल चीज़ें होती है, वो फंडामेंटल चीज़ों को ही समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप डेल्टा यू के बारे में समझ रहे हैं। जब जब हमारी बात होगी डेल्टा यू,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब ये कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल की बेसिक वाइब्रेशनल स्टेट, रोटेशनल स्टेट, उसकी ट्रांसलेशनल स्टेट, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड होगा। तो जो होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड होगा। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा हम लोग श्योर बोल देंगे कि इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। दूसरी चीज पता चली इंटरनल एनर्जी के बारे में, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। आप गैस को किस तरीके से एक्सपांड या कॉम्प्रेस कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत और लास्ट में जब खत्म कर देते हो तब वाला स्टेट क्या होता है उस पर यह चीज डिपेंड होती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशंस। गॉट इट बच्चों, इस पे भी आपका सवाल बन जाता है। फिर आता है क्यू पर। अभी क्या होता है, हमने इसको एनर्जी सप्लाई किया, मतलब किसी और तरीके से यहां से एक्सटर्नली हम लोग इसको गैस को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और इस गैस ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस है, मतलब इनटेक वाली प्रोसेस है, गैस खुद की और एनर्जी ले रही है। तो जब गैस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो इसमें देखिए एनर्जी सप्लाइड हो सकता है, या फिर एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि शायद ये गैस एनर्जी रिजेक्ट कर रही है, ऑलरेडी इसके पास जो एनर्जी था ये वापस कर रही है सराउंडिंग में। तो दो चीजें यहां पर बच्चों आएगी, क्या आएगी, सबसे पहले या तो सप्लाइड या फिर रिजेक्टेड वाली केस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये दो चीज है और ये डिपेंड्स होता है पाथ पर। ये किस पर डिपेंड होता है, पाथ पर। देखो इसको और डिटेल में मैंने लाया है, लेकिन एक एक स्लाइड को अच्छी तरीके से कवर करो। क्या होता है कि इस जनरेशन में एक चीज मैंने देखा है कॉमनली कि बच्चों को लगता है इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, हमने कमिटमेंट क्या दिया है, हमारा जो ओवरऑल वर्क किस पर चल रहा है कि 100% किस तरीके से लाया जाए, उस पर हम लोग काम तो कोशिश तो करेंगे। देखो मिलना ना मिलना वो आखिरी वाली चीज है, लेकिन मेहनत में कहीं हमें कम नहीं पड़ना है। तो यहां एक एक चीज को सही ढंग से समझो और फिर दूसरी स्लाइड पर जाओ, फिर तीसरी पर जाओ, यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करो। इसके बाद बच्चों वर्क डन पे काम होगा। तो वर्क डन ऑन गैस या फिर बाय गैस, ये दो वर्ड्स यहां पर आने वाले, वर्क डन ऑन या फिर वर्क डन बाय, ये दो चीजें आने वाली है। एंड इट डिपेंड्स ऑन दी पाथ, इट डिपेंड्स ऑन दी पाथ। अभी जिस वर्क के बारे में मैं बात कर रहा हूं, बच्चों को लगता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क जो होता है, हाँ कोरिलेट तो होने वाला है, वर्क का मतलब डेफिनेशन नहीं चेंज होने वाला है। बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर ऑब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस। गैस क्या कर रही है उस पर हमें फोकस करना है। तो गैस की वजह से पिस्टन एक्सपांड हो, मतलब वो गैस एक्सपांड होती है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ का वॉल्यूम बढ़ने वाला है। या फिर हो सकता है ये पिस्टन नीचे आए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से दो वर्ड्स आते हैं, वर्क डन ऑन गैस और वर्क डन बाय गैस। ये भी डिपेंड होता है किस पर, पाथ पर डिपेंड होता है। ये भी डिपेंड होता है किस पर, पाथ पर डिपेंड होता है। तो इन तीनों चीजों में से सिर्फ एक ही पाथ पर इंडिपेंडेंट है, डेल्टा यू, और बाकी दो चीजें जो है वो डिपेंड है किस पर, पाथ पर डिपेंड है। गॉट इट बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी तक मैंने आपको बताया छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इसको दिमाग में फिट कर लो और इसके बाद में जो सवाल बनने वाला है आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कर देना है और खुद होकर इसके सवाल के जवाब निकाल के देखने हैं। होपफुली अगर आपके आंसर मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर नहीं तो इसको वापस से रिवाइज करके फिर एक बार कोशिश करना है। चलो ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। आप में से कुछ बच्चे ये भी बोलते कि सर हमने तो पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हाँ भाई ये भी सही है, ये भी सही होता है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए 100% करेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए इनिशियल और फाइनल स्टेट, आप किसी भी पाथ से जाओ तो ये जो फॉर्मूला बनने वाला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है, समझ लो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू, क्योंकि पाथ 1 हो 2 या 3 हो, यहाँ से फाइनल तक जो हमने चेंज देखा है इंटरनल का वो सेम ही होगा। तो मैं लिख सकता हूँ भाई 1 पाथ से अगर मैं जाता हूँ तो Q1 माइनस W1 लिख सकता हूँ। अगर मैं सेकंड पाथ से जाता हूँ तो मैं लिख दूंगा Q2 माइनस W2। अगर मैं थर्ड पाथ से जाता हूँ तो मैं लिख दूंगा Q3 माइनस W3। तो सही तरीका अगर 100% सही तरीका हो तो ये है कि आपको इस पर फोकस करना है। आर यू गेटिंग दिस? तो इसी वजह से डेल्टा यू इज इक्वल टू Q1 माइनस W1 इक्वल टू Q2 माइनस W2 इज इक्वल टू Q3 माइनस W3, ये सही होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप जो बोल रहे हो Q इज इक्वल टू, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसको मॉडिफाई रीअरेंज करके रख दिया है।
केमिस्ट्री में थोड़ा साइन कन्वेंशंस अलग होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे जैसे डेल्टा यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पॉजिटिव नंबर लेना है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहां पर क्लियरली बच्चों मैंने मेंशन करा के दिया है, अगर इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस तो हमें क्या इस्तेमाल करना है बच्चों, पॉजिटिव नंबर इस्तेमाल करना है। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस देन हमें इस्तेमाल करना है निगेटिव नंबर, निगेटिव वैल्यू, निगेटिव साइन को इस्तेमाल करना है। ये छोटी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज होने वाली है। टेम्परेचर बढ़ा डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर घटा डेल्टा यू निगेटिव, टेम्परेचर पर ही सारा के सारा खेल इसका शुरू है। तो डेल्टा यू प्रोमिनेंटली टेम्परेचर पर ही डिपेंड होता है और गैस पर भी डिपेंड होता है। तो आते हैं हम उस पर, अभी एक एक चीज खत्म करते हैं। डेल्टा क्यू के बारे में, क्यू या फिर कई बार इसको डेल्टा क्यू भी कहा जाता है। डेल्टा क्यू चेंज इन एनर्जी और वॉट एवर एनर्जी सप्लाइड, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी रिजेक्टेड यू कैन से। चलो ठीक है, हमें इसमें पॉजिटिव कब इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव तब इस्तेमाल करना है जब हीट एब्जॉर्ब होती है गैस से, मतलब गैस हीट को एब्जॉर्ब करता है, इस्तेमाल करता है तब पॉजिटिव है। गैस अगर जो एनर्जी आपने सप्लाई किया उसको इसने इस्तेमाल कर लिया, खुद के लिए एब्जॉर्ब कर लिया, तो यस पॉजिटिव मान के चलो। लेकिन अगर इसने हीट रिजेक्ट कर दिया, मतलब इस्तेमाल नहीं किया, मना कर दिया, भाई मुझे नहीं चाहिए एनर्जी जो, या फिर मेरे पास जितना एनर्जी था मैं उसमें से ही खुद वापस कर रहा हूं, तो ये रिजेक्ट कर रहा है। तो रिजेक्शन के मोड में आपको इसको क्यू को निगेटिव मान के चलना है। आपको क्यू की वैल्यू लेनी पड़ेगी बच्चों निगेटिव। फिर आती है वर्क डन की बारी, तो अभी ऑलरेडी बात हो गया है। अगर वॉल्यूम एक्सपांड होता है तो हमें पॉजिटिव लेना है। तो वर्क डन बाय सिस्टम, देखिए वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम या फिर सिस्टम और वर्क डन बाय गैस बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव लेना है। वर्क डन ऑन अगर गैस होता है, वर्क डन अगर ऑन गैस होता है, यहां पर बाय था, यहां पर ऑन था, सिस्टम या फिर गैस, तो हमें निगेटिव लेना है। वापस से समझ लो, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम मतलब गैस जो होगी वो इस तरीके से एक्सपांड कर रही है, तो वर्क डन बाय सिस्टम। गैस ढकेल रही है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव। लेकिन वर्क डन ऑन गैस, तो गैस जो है कोई ऊपर से नीचे ढकेल रहा है, तो ये जो पिस्टन जो है, पिस्टन को सोचो आप, वो पिस्टन नीचे 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 आ रहा है, तो वर्क डन ऑन गैस। वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, वर्क डन ऑन गैस निगेटिव। तो ऑन गैस कंप्रेशन चल रहा है, बाय गैस एक्सपांशन चल रहा है। आर यू गेटिंग दिस? सो पॉजिटिव का भी इस्तेमाल करना है वर्क डन बाय गैस, और निगेटिव का भी इस्तेमाल करना है वर्क डन ऑन गैस। गॉट इट? तो छोटे छोटे वर्ड ऑन, बाय, यही चीज है बच्चों। यहां पर एब्सॉर्ब्ड वाली केस थी, वो यहां पर एब्सॉर्प्शन वाली केस थी, एब्सॉर्ब्ड, और यहां पर थी रिजेक्टेड वाली केस। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन के बारे में हमने क्या बताया, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। इसमें देखिए वॉल्यूम, वर्क डन बाय सिस्टम या फिर वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय सिस्टम मीन्स गैस, वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब गैस। तो देखो वॉल्यूम, वर्क डन बाय सिस्टम, यस एक्सपांशन हो रहा है, पॉजिटिव होता है। वर्क डन ऑन सिस्टम निगेटिव होता है। आर यू गेटिंग दिस? तो इसमें वॉल्यूम वाली चीजें सारी दिखाई रही है। तो अभी हाँ थोड़ा सा ये जो है ये थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्मेट में दिया है। वर्क डन, देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन, तो यहां पर निगेटिव वर्क डन। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो वर्क डन बाय गैस वर्ड दिया जाएगा, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं बच्चों। तो आपको मेरा कहना यह है, अगर ऑन और बाय में नहीं फंसना है तो आपको इस चीज पर भी फोकस करना पड़ेगा। बेसिकली इस चीज पर फोकस करो, सिंपल वे है। वर्क डन बाय गैस, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वर्क डन बाय गैस निगेटिव हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? चलो, वर्क डन ऑन गैस निगेटिव हो रहा है। ये कंफ्यूजन अगर होता है यहां पर, तो मेरा यही कहना है, क्योंकि सीईटी लेवल पर बात कर रहा हूं मैं, तो बच्चों यहां अभी फोकस करते हैं पूरा।
यहाँ फोकस करते हो, उस स्लाइड को भूल जाओ, क्योंकि ये दिक्कत आने वाली है कि एक ही चीज़ को ना 3-4 तरीके से अलग अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ। छोड़ो, मैं आपका न्यूमेरिकल कवर करा के देता हूँ, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। अभी किस तरीके से करना है या फिर रखना है तो मैं रख देता हूँ, किसी बच्चों को रेफर करना हो तो रेफर कर सकता है आगे चलकर। और अगर कोई वॉल्यूम में ना चेंज हो, कोई चेंज ना हो, तो वर्क डन 0 है, ऑन या फिर बाय कुछ भी हो जाए। तो इसको मैं एक्स्ट्रा बोल दूं, अभी सीईटी के हिसाब से बात करूं तो नो नीड टू डू दिस वन। मेरा मानना है इस पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं हम। तो बच्चों देखो, यहां एक क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चंस मैंने यहां पर दिए हैं। तो 2 क्वेश्चंस है, किस तरीके से इसका आंसर मिल सकता है, देखो कोशिश तो करते हैं। जैसे यहां एक चीज है, द क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट 4 पाथ्स फॉर द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो A B C D ऐसे कुछ कुछ दिया है। हाँ चलो ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इस पर, देखो द क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग टेबल आर गिवन। तो Q दिया है -80, वर्क डन दिया है -20, तो डेल्टा U कितना। तो सबसे पहले डेल्टा U, इससे रिलेटेड बात करूं तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। Q कितना है बच्चों, -80 माइनस -120 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा +120 और ये -80, मतलब 40 जूल। तो मैं यहाँ पर D की जगह पर लिख सकता हूँ 40 जूल, 40 जूल में लिख सकता हूँ। आसान है, बस यही तरीका होता है आपकी एग्ज़ाम के लिए। आपका जो चल रहा है अभी सीईटी लेवल का, बस यही इस्तेमाल होगा, यही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा क्या है, Q इक्वल टू 90। अभी एक चीज़ समझ लो, द क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 4 डिफरेंट पाथ्स। इन्होंने ना 4 डिफरेंट पाथ दिया है, 4 डिफरेंट पाथ, ठीक है। सो देर आर 4 डिफरेंट पाथ, लेकिन फॉर सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इन्होंने स्टेट जो है ना सेम इनिशियल एंड फाइनल बताया, तो स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो अभी हमने कंक्लूड किया था इसका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, क्योंकि सिर्फ पाथ अलग है लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट वही है, तो भाई ये हर तरफ 40 जूल ही आने वाला है। तो ये तो पक्का हो गया अभी, तो इसमें ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हर तरफ इसका आंसर 40 ही मिला है। अभी यहाँ क्या करते हैं, देखो Q और W में इस्तेमाल करते हैं ताकि डेल्टा U 40 हो जाए। तो अभी आपका रिलेशन तो यही बन रहा है ना, डेल्टा U, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, तो ये 40 ही आना चाहिए। इस हिसाब से Q और W का इस्तेमाल करो। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखो, इसमें कैसे होगा, Q है 90, डेल्टा U है 40, डेल्टा U है 40, Q है 90 माइनस W, तो W हो गया 90 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 50। तो यहाँ बच्चों ये आ गया है 50, कौन सी चीज़ आई है, यस यह आ गई है 50। फिर इसके इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑब्वियसली 40 आंसर आना चाहिए मेरा, ये आंसर 40 आना चाहिए, डेल्टा U 40 आना चाहिए, तो Q माइनस W, तो यस ये 50 अगर हो तो 50 माइनस 40, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ तो हाँ 40 आंसर आना चाहिए, ये 40 आंसर आना चाहिए, ये 40 है और दोनों पॉजिटिव है, तो ये 80 होना चाहिए। Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U, ये भी आंसर आना चाहिए। फिर अभी लास्ट में देखिए, एक बार कोशिश करके देखो बच्चों क्या होगा, क्या आना चाहिए, ये 40 है, यस। इसके लिए अगर बात करूं तो डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W, तो डेल्टा U मुझे 40 चाहिए, Q पता नहीं, माइनस और W इन्होंने बताया है -40, तो Q की वैल्यू देख लो, ये प्लस हो जाएगा, इधर आके 0 हो जाएगा, यस ये 0 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक ही बनने वाला है, लेकिन सही तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। और एक ही फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी तक। आगे बढ़ते हैं,
in a certain chemical process, a lab technician supplies 254 joule of heat to system. तो भाई ये हो गया Q 254 जूल. At the same time 73 joule of work are done on the system. Work done by गैस नहीं है, वर्क डन ऑन है, तो इट इज -73 जूल. व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू इस्तेमाल करना है. क्यू की वैल्यू है 254 माइनस ये हो गया बच्चों -73, तो 254 प्लस 73 इज इक्वल टू 327 जूल. 327 जूल ये मिल गया, 327 जूल. ठीक है, समझ रही बात है? आगे बढ़ते हैं. यस, बस यही समझाने का तरीका था. अभी जो चीज़ें चल रही है डेल्टा यू, तो देखो ये सिस्टम है, ये आपका टेक्स्ट बुक का ही है, कोई एक दो जगह पर करेक्शन मैं करवा देता हूँ. सिस्टम है, सिस्टम ने 200 जूल का एनर्जी एब्जॉर्ब किया और 100 जूल का एनर्जी वर्क डन कर दिया. देखो तो डेल्टा यू कितना आएगा? Q माइनस डब्ल्यू. तो देखो Q पॉजिटिव है क्योंकि इसने सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया. वर्क डन बाय सिस्टम है तो W भी पॉजिटिव आया. तो देखो 200 माइनस डब्ल्यू 100 आ गया. यहाँ क्या किया है? वर्क डन, तो ये थोड़ा शायद नंबर दिखे ना दिखे आपको, -100 जूल, क्योंकि यहाँ वर्क डन ये गैस ने एब्जॉर्ब किया है. हाँ, वर्क डन ऑन हुआ है ना. देखो यहाँ वर्क डन बाय सिस्टम है, यहाँ वर्क डन ऑन सिस्टम है. और ये एग्जांपल देखिए टेक्स्ट बुक से उठाया मैंने समझने के लिए सिर्फ. तो अभी मान लीजिए इस ड्यूरेशन में इसने गैस एनर्जी रिजेक्ट कर दिया Q इक्वल टू -200 जूल, ये रिजेक्ट करवा दिया. तो जब रिजेक्शन हो गया है, रिजेक्शन हो चुका है, तो डेल्टा यू इक्वल टू Q -200 माइनस ये -100. देखो इनका एडिशन कितना बनेगा? डेल्टा यू इक्वल टू -200 माइनस दैट -100. तो -200 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू -100 ऑफ जूल. ये मिल चुका है यहाँ पर, राइट. उसके बाद में बच्चों देखो ये यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए ये भी W इक्वल टू वर्क डन ऑन सिस्टम है, तो -200 जूल बताया गया है, और एनर्जी रिजेक्टेड बाय बताया है, तो Q इक्वल टू -200 है. डेल्टा यू इस समय 0 आ जाएगा. ये चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का मोटिव समझो. ये जो आपका ऑन और बाय वाली केस है वही इंपॉर्टेंट चल रही है. तो ये चीज आपने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक से पढ़ी होगी, तो कर लो इसको. इस पर सवाल बनने वाला है क्या? तो बिल्कुल भी इसके चांसेस नहीं है कि इस पर कोई बने. जिस पर सवाल बनने वाले हैं उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी टेक्निकली कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लिए. मेरे लिए ये कीवर्ड्स ही इंपॉर्टेंट हो गए. मेरे लिए तो यही कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है. जितना लिस्ट कन्फ्यूजन हो उतना बेटर रिजल्ट मिलता है. तो उससे रिलेटेड जो स्लाइड है उसी को काम करते हैं. मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं इसको भी निकाल देता हूँ, नहीं क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे ये चीज़ का डर है कि आप किसी और चक्कर में पढ़ के कंफ्यूज ना हो जाए. तो चलो छोड़ो, मुझे छोटे से छोटे ऑन बाय वाले में काम करवाना है. आगे बढ़ते बच्चों. यस, ये एक एडिशनल चीज़ है जिस पर हमें फोकस करना है. जैसे किसी गैस मॉलिक्यूल्स को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं राइट एट दिस मोमेंट, इस टाइम पर जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स मोशन में है. हम किसी ना किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे. तो समझने वाली चीज़ क्या है? जो समझने वाली चीज़ है ये है, व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग गैस, अगर किसी गैस को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी मस्ट बी एट टेम्परेचर T हो. दूसरी गैस की चीज़ या तो वो मोनोएटॉमिक हो
या फिर डायएटॉमिक हो, या फिर डायएटॉमिक में दो तरीके थे, रिजिड नॉन रिजिड, तो इसमें रिजिड ही इस्तेमाल होता है। और फिर या तो फिर ट्राइएटॉमिक हो, इस पर भी सवाल कम बनते, तो यूजुअली मोनो और डाई पर ही बनते ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनके फ्रीडम के बारे में अगर बात करें तो फ्रीडम के बारे में अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ आपको वो चीज़ें जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बच्चों? तो अगर गैस है, अगर मोनो एटॉमिक है, क्या कर दिया, अगर मोनो एटॉमिक है तो फ्रीडम हो जाएगा 3। गॉट इट? अगर डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक में दो थे, रिजिड था और दूसरा नॉन रिजिड था। तो अगर रिजिड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने 5 बोल दिया था, और अगर नॉन रिजिड है तो इसने 7 बोल दिया था। फिर ट्राई एटॉमिक था, ट्राई एटॉमिक में दो चीज़ें थी, पहला था लीनियर जिसका फ्रीडम था 5, और दूसरा था नॉन लीनियर जिसका फ्रीडम था 6। ये इतने सारे नंबर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो कोई गैस अगर हमें बताई होती है तो उस गैस के बारे में इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो उसका कोई ना कोई तो टेम्परेचर होगा, दूसरा उस गैस का कोई ना कोई नाम होगा, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इस पर डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में आने वाला है। फिर और एक चीज जो हमें नोटिस करनी होती है कि भाई है ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना है कि 1 मोल ऑफ गैस है, 2 मोल ऑफ गैस है, 3 मोल ऑफ गैस है, कितना गैस है। तो बेसिकली किसी गैस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें यह चीज पर प्रिकॉशन करना है कि ठीक है गैस है, किस टेम्परेचर पर है, पहली बात। दूसरा, मॉलिक्यूल का टाइप क्या है, मोनो है, डाई है, ट्राई है, क्या चीज है। तीसरा, कितना मोल गैस बताया है, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल, कितना है। ये सारी चीजें हमें पहले हमने करना पड़ेगा। फिर देखिए इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NF/2RT, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स पर काम करते हैं। NF/2RT क्या होता है बच्चों? NF/2RT। N का मतलब तो आपको समझ रहा होगा, U इज इक्वल टू NF/2RT। तो भाई ये हो गया हमारा फ्रीडम, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया हमारा गैस कांस्टेंट, और ये हो गया हमारा यहां पर टेम्परेचर। इतनी सारी चीजें यहां पर आई है, इतनी सारी चीजें यहां पर आई है। ठीक है, तो अगर 1 मोल के बारे में बात की जाए, 1 मोल के बारे में बात की जाए तो भाई n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये ऐसे दिखने वाला है। इसको स्पेसिफिकली 1 मोल इसीलिए डिफाइन किया जाता है ताकि हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर बात कर पाए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने का एक तरीका था du/dt, मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस, जो बदलाव हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो du/dt। 1 मोल के बारे में देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीजें दी होती है, तो 1 मोल यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है। तो बच्चों देखो, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो यहाँ से F/2R ही बचेगा। तो मतलब ये हो रहा है, ऊपरी तौर पर अगर बात करें, सही में देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी कैन बी इक्वल टू, अगर मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं n, तो F/2R जो दिख रहा है मुझे, F/2R, तो ये हो जाएगा बच्चों CV। F/2R का मतलब हो जाएगा CV, F/2R का मतलब हो जाएगा CV, और मल्टीप्लाई बाय यहां पर T। तो इंटरनल एनर्जी, आप बोलोगे डेफिनेशन में तो टेम्परेचर निकल गया, तो वो CV डिफाइन करने के लिए लिया था मैंने। तो U के बारे में वापस बोलते हैं, U इक्वल टू NCV∆T। तो जब हमें डेल्टा U निकालना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा NCV∆T। आर यू गेटिंग दिस? अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि यार CV कैसे निकाले, तो मैंने बेसिक तरीका बता दिया आपको। CV जो है बच्चों, जो CV है वो है F/2R, CV है F/2R, और वापस F/2R पर आता है तो F मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया फ्रीडम,
फ्रीडम जो होता है, फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है 3 होता है मोनो एटॉमिक। मान लीजिए अगर किसी ने मुझे मोनो एटॉमिक गैस बोल दिया तो देखो कितना आसान हो गया। अभी मोनो एटॉमिक गैस तो फ्रीडम तो भाई 3 था, तो मैं क्या लिख दूंगा उसमें 3/2r। तो ये मुझे CV मिल चुका है, ये फिक्स वैल्यू मिल चुकी है, उसका बिहेवियर पूरा मिल चुका है। अभी CP क्या होता है, तो CP इज CV प्लस R मेयर्स फॉर्मूला था। तो CP इक्वल टू CV प्लस R, CV की जगह पर F/2 लिख दूँ, R लिख दूँ, तो ये फिर 1 प्लस F/2 R आ जाएगा। मतलब अभी फर्क क्या पड़ रहा है कि जो CV था बस CP अगर लिखना है मुझे तो F/2 में मुझे 1 ऐड करा के लिखना पड़ेगा, तो 1 प्लस F/2 R ये चीज आ गई है। आर यू गेटिंग दिस? इसको ही रिपीट करना है। ये बहुत आसान होने वाला चैप्टर, लेकिन 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 बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड, हल्के मतलब एक एक चीज को फोकस करके कंसंट्रेट करके समझो। तो ये समझ में आ गया बच्चों, CV F/2R और CP जो होता है वो 1 प्लस F/2 और उसके बाद में R। तो इन दोनों में मैंने इतना आसान अभी बना दिया आपके लिए कि आपको अगर फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो या गैस का नाम पता हो, जैसे मैंने अगर आपको बता दिया कि भाई हीलियम गैस, अभी ये भी चीज है मोनो एटॉमिक गैस, हीलियम गैस बता दिया, आपको पता है कि हीलियम तो किसी के साथ रिएक्ट करने ही वाला नहीं है, तो हीलियम गैस मोनो एटॉमिक हो जाएगा, तो फ्रीडम 3 आ जाएगा। तो आपको CV भी मिल चुका है और CP भी मिल चुका है। फिर अगर मैंने बता दिया नाइट्रोजन गैस, भाई नाइट्रोजन तो N2 होता है, गैस बोला है देखो, नाइट्रोजन N2 गैस, N2 होता है, तो N2 डाई एटॉमिक आ गया। जब तक बताया ना जाए तब तक ये सारी चीजें रिजिड ही होने वाली है, तो आपको इन 2 नंबर पर ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो डाई एटॉमिक है तो फ्रीडम 5 आ गया, चलो ठीक है, 5/2 R आ गया, 1 प्लस 5/2 आ गया, मतलब 7/2 आ गया। तो इसी तरीके से इसको काम करना है। फिर हम गामा के बारे में डिफाइन करते थे CP/CV, तो CP और CV को डिफाइन करने के बाद गामा का ये फॉर्मूला मिल चुका है जो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था, आप लर्न करके रख लो। गामा इज 1 प्लस 2/f, गामा इज 1 प्लस 2/f, 2/f, F/2 और 2/f में फर्क होता है भाई। गामा निकालने का सही तरीका 1 प्लस 2/f फ्रीडम, तो ये गामा इससे निकल जाएगा। अगर और कंफ्यूजन हो तो इसके पहले में हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे जिसमें हमने गामा फाइंड आउट किया था। उसके अलावा बच्चों अगर मुझे गामा पता है, सो कैन आई गेट गामा -1 एज अ 2/f। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर मैं F/2 लिखता हूं तो मुझे 1/गामा -1 लिखते आएगा। तो वापस से अभी समझते हैं, यहां देखो CV का इस्तेमाल करता हूं मैं, तो CV इज इक्वल टू F/2R इज इक्वल टू F/2 की जगह पर 1/गामा -1 लिख देता हूं, तो R वैसे ही आएगा और नीचे गामा -1 आ जाएगा जो यहां पर दिया है। और फिर देखो क्या होता है, दिस कैन बी फ्रॉम दिस, CP कैन बी इक्वल टू गामा CV, CP कैन बी इक्वल टू गामा CV। तो गामा और CV का फॉर्मूला आपको मिल चुका है R/गामा -1। तो अभी मैं आपको एक टास्क दूं तो इसको बार बार पढ़ो, और पढ़ना है तो लिखना भी पड़ेगा, तब जाकर यह समझ में आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, इसी पर ही फोकस करो। जितना कॉन्सेंट्रेटेड काम करोगे तो कंफ्यूजन कम रहेगा। फिर ये बिल्कुल कोई नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं समझ रहा, यह आपको 100% समझ में आने वाला है। तो जैसे वीडियो लेक्चर का एक बेनिफिट यह हो जाता है कि आप कई तरीके से इसको रिवाइज करा के देख सकते हो। तो सारी चीजें यहां पे कवर कर दी है बच्चों। तो अभी अगर आप नहीं भूल पाते हो, मतलब ये चीज अगर सही ढंग से याद कर पाते हो तो आगे के क्वेश्चन इजीली जम जाएंगे। तो क्वेश्चन जैसे जैसे होंगे हम आगे बढ़ेंगे और समझ जाएगा कि क्या चल रहा है। हमारे पास अभी 4 प्रोसेस है, इन चारों प्रोसेस को समझना है। अल्टरनेटली ये जो 4 प्रोसेसेस है बस इसी में वो जो हमने Q, डेल्टा U और W लिया था, बस यही सारे, ये पूरा के पूरा गेम अभी इसी पर चलेगा। पूरी सारी चीज़ें अभी इसी पर चलने वाली है। तो आगे समझते हैं बच्चों। आइसोबैरिक जब हम बात करते हैं तब प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाता है। अच्छा, इक्वेशन वही हमारा पुराना PV इक्वल टू nRT, मतलब कौन, आइडियल गैस इक्वेशन वही काम कर रहा है। फिर आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और एडियाबेटिक में भाई नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब यहाँ पर Q वैल्यू 0 आ जाती है, यहाँ पर Q वैल्यू नो एनर्जी एक्सचेंज आ जाता है।
इनको सही तरीके से हम समझते हैं। सबसे पहले तो इनको पहले वैसे ऊपरी तौर पर समझ लो। ये दो जो है ना, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, ये बहुत काम वाले हैं। ये दो हमेशा साथ साथ में कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे और ये कंफ्यूज भी करा देते हैं, क्योंकि इनके फॉर्मूले ऑलमोस्ट लगभग सेम दिखते हैं शुरुआत में। जब आपको एक बार याद आना शुरू हो जाए कि अरे यार ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबेटिक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो होते हैं ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको अल्टरनेटली इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए दिखेगा। आगे बढ़ते बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस में बात करते हैं। तो आइसोबैरिक में मैंने क्या बताया आपको, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो वर्क डन का एक फार्मूला होता है। देखो वर्क डन का फार्मूला क्या है, हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT है, यहां पर आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैं मान लो जो पिस्टन है उसको एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, तो पिस्टन का ऊपर का जो वेट है वो फिक्स है, तो उससे प्रेशर जो बन रहा था वो कांस्टेंट है, लेकिन गैस एक्सपांड हो रही है। तो P डेल्टा V कैन बी इक्वल टू NR डेल्टा T। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज जो होता है भाई, ये तो वर्क डन होता है। सो W वर्क डन इज इक्वल टू या तो P डेल्टा V लिख दो, या फिर P डेल्टा V की जगह पर NR डेल्टा T लिख दो। तो तरीका क्या है समझने का इसको, जब आइसोबैरिक प्रोसेस आ जाएगी तो इसमें या तो P डेल्टा V समझ लो, या फिर NR डेल्टा T, अगर टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन दी है तो। ये जो फैक्टर है लेफ्ट साइड वाला, ये हमेशा आपको हर तरफ एक ही जैसा दिखने वाला है। ये जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त हमें समझ में आता है कि यार दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम बोला तो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर जब आते हैं ना, तब भी इसमें गड़बड़ा जाता है कि ये क्या है। तो देखो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालने का तरीका है कि कितना किसी गैस को एनर्जी देते हैं, किसी गैस को एनर्जी देते हैं और वो इतना टेम्परेचर बदलता है, चेंज करता है, तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा। उस गैस के नेचर के हिसाब से जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, इस स्पेसिफिक टेम्परेचर चेंज करने के लिए उस गैस को, क्योंकि CV में F/2 आ रहा है, फ्रीडम है, मतलब किसी एक टाइप की गैस जिसका टेम्परेचर बदलना हो उसको कितना एनर्जी लगेगा, ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये पहला फॉर्मूला। फिर CV की जगह पर आप लिख सकते हो F/2R, या फिर लिख सकते हो R/γ-1। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि जितनी प्रोसेसेस है सारी की सारी प्रोसेस में एक चीज तो कॉमन मिलने वाली है, ये। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन, प्रोसेस कोई भी हो अभी, उन सारे की सारी प्रोसेस में डेल्टा U को आपको ऐसे ही लेना है, मतलब आप डेल्टा U इजीली निकाल सकते हो। और निकालने का तरीका क्या बताया मैंने बच्चों आपको, NCV डेल्टा T, CV का मतलब F/2R या फिर R/γ-1, इस तरीके से निकालो। गैस का नाम पता हो तो आप डेल्टा U निकाल सकते हो, और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला तो बन रहा है यहाँ पर, है ना। ये फॉर्मूला तो हर तरफ मिलेगा आपको। फिर देखिए वर्क डन में आ गया, और फिर Q कितना, तो इसमें कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से NCP डेल्टा T, और CP का फॉर्मूला हमने पढ़ा था γ/γ-1, तो ये फॉर्मूला आ चुका है। तो फॉर्मूला लर्न करो, प्रोसेस का नाम ध्यान रखो। तो ये स्लाइड पे इतना ही करेंगे हम, आगे जाते हैं। तो यहां देखो बच्चों क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको एक बार समझ लेते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, तो देखो प्रोसेस का नाम बता दिया, क्वेश्चन ऐसे ही तो बनता है। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। बाद में बताया आइडियल गैस, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम टू हीट सप्लाइड। तो वर्क डन का फॉर्मूला देखो क्या था, या तो P डेल्टा V था या फिर NR डेल्टा T था। ये पहला फॉर्मूला था हमारा, ये पहला फॉर्मूला वर्क डन का था। और आइसोबैरिक प्रोसेस में अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड वाज NCV डेल्टा T, ये था। अभी वर्क डन कैसे करें, क्योंकि यहां पर देखिए NCV है, और देखो डेल्टा U का फॉर्मूला क्या था बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर आता था NCP डेल्टा T, Q इक्वल टू NCP डेल्टा T। देखो NCP डेल्टा T, Q इक्वल टू, और डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये तीन चीजें हैं। अभी वर्क डन का ये फॉर्मूला है, लेकिन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स W कैन ऑल्सो बी इक्वल टू Q माइनस डेल्टा U, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का रीजन समझ लो, या डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। W/Q आ सकता है, देखो W/Q चाहिए तो W/Q
एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, चलो W बाई क्यू एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन एन कैंसिल हो गया, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, आर बाय सी पी आ गया। तो आर बाय सी पी का मतलब कितना है, देखो आर की टर्म में सी पी वॉज ग्यामा आर बाय ग्यामा माइनस वन, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब आर बाय सी पी अगर मैं लूँ, आर बाय सी पी अगर लूँ तो ग्यामा माइनस वन बाय ग्यामा मिलेगा। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ का आंसर ग्यामा माइनस वन बाय ग्यामा, ग्यामा माइनस वन बाय ग्यामा। चलो ठीक है, ए मोनोक्रोमैटिक, सॉरी मोनोक्रोमैटिक नहीं, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक नाम तो सुना होगा, मोनोएटॉमिक नाम तो सुना होगा भाई। मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। वापस से देखो कितनी इंफॉर्मेशन हिडन है, देखो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर, समझ में आ रहा है। फिर द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज्ड फॉर डूइंग एक्सटर्नल वर्क, परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज्ड टू डूइंग वर्क। चलो ठीक है, तो वर्क डन के लिए क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर वाला फार्मूला है, तो वर्क डन का फार्मूला एन आर डेल्टा टी में लेता हूँ, और अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड वाज कितना, एन सी पी डेल्टा टी ले लेते हैं। तो देखो फार्मूला अभी हमने यहाँ पर तैयार किया, वापस से वही करने की ज़रूरत नहीं है। तो डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू मेरे पास मिलेगा ग्यामा माइनस वन बाई ग्यामा। अभी देखो सवाल को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। मोनोएटॉमिक गैस बताया, तो मोनोएटॉमिक गैस का देखो बच्चों, ग्यामा वाज 1 + 2 बाय फ्रीडम, 1 + 2 बाय फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है, मतलब ये कितना आ गया, हाँ 5/3। तो ग्यामा का मतलब 5/3 आ गया। तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, ग्यामा की जगह पर 5/3 -1 और यहाँ पर 5/3। तो बच्चों ये बनने वाला है 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3, मतलब ये आ गया 2/5। तो W बाय Q का मतलब मिल चुका है मुझे 2/5। अभी परसेंटेज वाइज बात करूं मैं, तो परसेंटेज वाइज देखो आप, परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाएगा, तो फ्रैक्शन निकालते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज वर्क डन। देखो W बाय Q का मतलब क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी अगर मैंने 5 जूल प्रोवाइड किया होता तो वर्क डन ने 2 जूल का इस्तेमाल किया होता। अगर मैं टोटल एनर्जी 5 जूल देता तो वर्क डन ने 2 जूल इस्तेमाल किया है। मतलब W बाई क्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंट अगर बात करो तो 2/5 इंटू 100% में करता, 40% यहाँ पर बनता, 40% यहाँ पर बनता, 40% यहाँ पर बनता। गॉट इट, सही है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है बच्चों, ये समझ में आ रहा है 40%। तो किस तरीके से 2 सवाल आपके बन चुके हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका है आइसोबेरिक, या फिर इन्होंने यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर बता दिया। फिर देखो यहाँ पर गैस का नाम तो पता ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस बता दिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसमें खुशी की बात यह है कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट था, क्योंकि P डेल्टा V वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट है, तो वर्क डन इज P डेल्टा V इज इक्वल टू 0 यू कैन से, सो दैट वे वर्क डन इज 0। तो आइसोकोरिक में सही तरीका ये हो गया कि वर्क डन 0। और मैंने अभी आपको बताया था भाई इस पे कमांड लाओ, स्टेप बाय स्टेप डिवाइड एंड रूल, ब्रेक कर दो इसको और ब्रेक करके फिर इसका इस्तेमाल करो। मैं सबसे बता रहा हूँ आपको, जो इसकी वीक लिंक है इस चैप्टर में, जो वीक लिंक है ये सारी की सारी प्रोसेस समझने के लिए, वो वीक लिंक जो है वो है डेल्टा यू वाली। वीक लिंक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इजीली सॉल्व करते आता है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक जो फ्रीडम के हिसाब से हो तो उसके हिसाब से निकालते आता है। तो ये हो गया। तो भाई अगर ये मेरे पास है और मुझे पता है कि वर्क डन 0 है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू 0 है तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू आ गया। बस इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका मिल जाएगा। ये सेकंड प्रोसेस समझ में आ गई है,
थर्ड प्रोसेस जो है आइसोथर्मल, यस। आइसोथर्मल में क्या हो रहा है भाई, जिसको हमने वीक लिंक बताया वो उड़ गया, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी जीरो है, मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो ये हो गया यहाँ पर। इसका एक डेरिवेशन होता है, केमिस्ट्री में भी होता है और फिजिक्स में भी होता है। वर्क डन इज nRT ln V2/V1। आप इसको केमिस्ट्री में जब लेते हो तो यूजुअली ऐसे लेते हो, W इक्वल टू 2.303 nRT log बेस 10 V2/V1। वॉल्यूम फाइनल बाय इनिशियल होता है, और प्रेशर के बारे में बात करें तो इनिशियल बाय फाइनल होता है। तो W इज nRT ln P1/P2। इसको देखो यहाँ गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको इस साल इस पर सवाल था, इस पर एक न्यूमेरिकल बना था आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार। सो W इक्वल टू nRT ln V2/V1 या फिर nRT ln P1/P2। P1/P2 आप वॉल्यूम का ध्यान में रख लो, V2/V1। और क्योंकि डेल्टा U जीरो है तो जितना एनर्जी सप्लाई हो रहा है वो Q इज इक्वल टू W हो जाएगा। तो ये एडिशनल एड ऑन मिल गया हमें, तो ये बोनस मिल गया। देखो इसका जो है ये बोनस है, इसमें ये बोनस है, ये भी चीज बोनस है, बस इस पे मेहनत करनी पड़ती है। इस पे भी ये बोनस है। इसके पहले वाले में क्या था भाई, ये बोनस मिल चुका है। बोनस का मतलब समझ रहे हो, इस पे मेहनत नहीं करनी है, इस पे मेहनत करनी है। देखो ये भी बोनस हो चुका है, मतलब मेहनत इस पर करनी थी। तो आपको तीनों में अल्टरनेटली अगर बात करें तो अगर मैं ये आइसोबेरिक को छोड़ दूं तो आइसोबेरिक में ही तीनों चीजें हैं, आइसोबेरिक में ही तीनों चीजें आ रही है। बाकी हर तरफ अगर आप देखो तो स्मार्टली अगर फोकस करो तो कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा कि जिसको ना निकालने की जरूरत ही नहीं, मतलब जरूरत इन द सेंस एफर्ट ही नहीं हो रहा है। फिर देखो आइसोथर्मल हो गया हमारा। आइसोथर्मल में ये एक ग्राफ है बच्चों, क्योंकि इसको देखिए क्या करते हैं, जो हमारा PV इक्वल टू nRT वाला फॉर्मूला था, तो आइसोथर्मल में PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये साउंड में हमने पढ़ा है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, और इस ग्राफ का जब आप स्लोप निकालते हो, मान लीजिए मैंने इस लोकेशन पर स्लोप निकाल रहा हूं, तो इस लोकेशन पर कुछ ना कुछ प्रेशर बनता है, इस लोकेशन पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनता है। तो निगेटिव P/V करूं तो इसका स्लोप मिल जाएगा मुझे। और इसको आप इलास्टिसिटी चैप्टर के अनुसार अगर सॉल्व करते हो, जो कि साउंड में मैंने आपको बताया है, तो प्रेशर इज रिप्लेस, बल्क मॉड्यूलस इज रिप्लेस बाय प्रेशर। इस पे अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका जो सवाल बनता है वो सवाल पे फोकस करना है। पहले सबसे पहली चीज तो ये जो स्लोप बन रहा है, ये जो स्लोप बन रहा है, आर यू गेटिंग दिस? सबसे पहली चीज जो स्लोप बन रहा है, यहां पर जो स्लोप बन रहा है ये स्लोप -P/V है। उसके बाद में जो अगर आप इसको इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट, अच्छा कौन सा कॉन्सेप्ट होता है मैं बताता हूं। यहां पर बल्क मॉड्यूलस वाज रिप्रेजेंटेड बाय -V dP/dV। सो बल्क मॉड्यूलस वाज -dP डिवाइडेड बाय dV/V। तो इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, dP -dP/dV क्यों करना है इतना, छोड़ दो। यहां dP/dV का स्लोप था तो ये -V dP/dV, ये बल्क मॉड्यूलस होता है। और अगर इस इक्वेशन में देखो तो ये प्रेशर बनता है। इसी इक्वेशन को मैंने यहां पर कन्वर्ट करा के दिखाया। ये जो था ना dP/dV इक्वल टू -P/V, अच्छा कैसे है सर, ये कैसा है ये भी बताओ। तो चलो यहां पर दिखा देता हूं, लेकिन मैं इसको इरेज कर दूंगा। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मैं लिख देता हूं P dV डिफरेंशिएट करना है, प्लस V dP, और कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 हो जाता है। तो फिर P dV इज इक्वल टू -V dP। सो P इक्वल टू -V dP/dV। लेकिन ये तो इलास्टिसिटी चैप्टर के अनुसार भी था बल्क मॉड्यूलस, तो इस तरीके से ये डेरिवेशन आया है। इसकी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। तो जरूरत किसकी है? क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, तो प्रेशर बोलना है।
आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या बताना है बच्चों, प्रेशर। और इसको और अच्छे तरीके से समझना है कहाँ इस्तेमाल होता है, तो साउंड चैप्टर को एक बार जरूर से रेफर कर लो, उसमें सारी चीजें मिल जाएगी। फिर एडियाबेटिक में क्या होता है, तो एडियाबेटिक में बोनस ये है कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, तो क्यू या फिर डेल्टा यू जो हम बात कर रहे हैं, जैसे एनर्जी अगर ट्रैप्ड है तो ट्रैप्ड ही होगा। जैसे थर्मास होता है, थर्मास के अंदर कोई चीज़ गर्म रख दे तो हमें आइडियली एक्सपेक्टेड होता है कि बस वो गर्म ही रहेगा, अंदर का टेम्परेचर मतलब अंदर की एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, बाहर के अंदर नहीं आएगी, तो डेल्टा क्यू जीरो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। और इसमें क्या होता है, ये जीरो हो गया तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू था, तो क्यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अभी क्या होता है, जब वर्क डन पॉजिटिव हो तो डेल्टा यू निगेटिव होता है। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब अगर एक्सपांशन चल रहा है तो डेल्टा यू निगेटिव। तो पहली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया, पहली दो स्लाइड्स में, कि एक्सपांशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। अभी इसमें क्या कर दिया, वर्क डन पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा यू निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा यू निगेटिव का मतलब टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो एडियाबेटिक में होता क्या है, जब एक्सपांशन होता है तब कूलिंग होता है। जब एक्सपांशन होता है तब कूलिंग होगा, मतलब जब एक्सपांशन होगा तब कूलिंग होगा। और यहां पर वर्क डन अगर निगेटिव होता, वर्क डन निगेटिव मतलब कंप्रेशन, वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो W निगेटिव है तो डेल्टा यू पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, जब कंप्रेशन होगा तब गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा या गर्म होगा, कूलिंग और हीटिंग बोल देते, या फिर इसको हीटिंग होगा। ये तरीका, ये देखो, ये चीज़ समझनी है आपको, ये चीज़ समझनी है। एडियाबेटिक में जब एक्सपांशन होता है तब कूलिंग होता है और कंप्रेशन होता है तब हीटिंग होता है। फिर वर्क डन पे एक फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू, ये भी आपको डेरिवेशन है, एनआर टी टेम्परेचर की टर्म में टी माइनस टी एफ, एनआर टी माइनस टी एफ डिवाइड बाई गामा माइनस वन। फाइनल माइनस इनिशियल होता है लेकिन माइनस साइन की बदलाव की वजह से ऐसा दिखने वाला है। तो एनआर टी माइनस टी एफ बाई गामा माइनस वन, या फिर इसको एनआरटी इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उस हिसाब से बात करें तो पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ बाई गामा माइनस वन। तो इसमें देखो क्या होता है, जब प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ निकाले तो ये आइसोथर्मल जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, उसके अनुसार डिफरेंशिएट करा दिया जाए तो tan थीटा इक्वल टू आता है माइनस गामा पी। जब क्या था बच्चों, ये दिखता है ना आपको, हाँ, इसके पहले क्या था, सिर्फ पी था, इसके अलावा क्या गया, गामा पी। इसको रेफर करना है तो आप साउंड चैप्टर एक बार पढ़ लो। साउंड चैप्टर में बस लैपलास ने जो करेक्शन बताया था वही चीज थी। तो एडियाबेटिक इलास्टिक कांस्टेंट अगर कोई पूछे, देखो आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट पी, एडियाबेटिक इलास्टिक कांस्टेंट कोई पूछ ले तो गामा पी बोल देना। एडियाबेटिक इलास्टिक कांस्टेंट क्या बोलना है बच्चों, गामा पी बोलना है। गॉट इट। तो इसके तीन फॉर्मूले बन रहे हैं यहां पर, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पी पावर वन माइनस गामा, टी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और टी वी पावर गामा माइनस वन। इसको कैसे करना होता है तो मैं यहां पर एडिशनल दे देता हूं, ये समझ लो। जैसे पीवी पावर गामा इज इक्वल टू मान लीजिए कांस्टेंट, ये फॉर्मूला तो पता है, एज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला बनेगा, प्रेशर वैसे ही लिख देता हूं मैं, और वॉल्यूम की जगह पर एन आर टी बाय पी लिख देता हूं। चलेगा क्या, देखो गामा कौन है पता है, गामा के बारे में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 1 + 2/f, और f आपको फ्रीडम पता है तो ये निकालते आएगा, ये इजी है। तो p इन ब्रैकेट वॉल्यूम की जगह पर मैं nRT/p लिख देता हूँ। देखिए प्रोसेस कोई भी हो लेकिन गैस तो आइडियल है, हमने शुरुआत में ही बोल दिया। हम जो पढ़ने वाले हैं वो आइडियल ही पढ़ने वाले हैं गैस के बारे में, उसके अलावा हम लोग लेने वाले नहीं कुछ स्टडी करने के लिए। तो बच्चों p, ये p पावर गामा ऊपर आने के बाद में p पावर माइनस गामा हो जाएगा, ये t पावर गामा,
और देखिए एन और आर तो कांस्टेंट थे, जो इधर आने के बाद में ये बन जाएगा न्यू कांस्टेंट। न्यू कांस्टेंट क्या होता है, ये भी एक कांस्टेंट ही होता है। तो देखो यहाँ पर p इसका पावर है 1, तो 1, ये पावर है माइनस गैमा, और ये t पावर है गैमा इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट। न्यू कांस्टेंट इज नाउ कांस्टेंट। गॉट इट। ये आ गया दूसरा डेरिवेशन। देखो p पावर 1 माइनस गैमा, t पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गॉट इट। ठीक है। उसके बाद में देखो इसी फॉर्मूले में मैं क्या करता हूं, एज PV इक्वल टू nRT, सो P कैन बी रिप्लेस्ड बाय nRT बाय V। एक्सट्रीमली सॉरी, अभी तो इस्तेमाल किया इसको, हाँ वॉल्यूम को इस्तेमाल किया, तो P इज इक्वल टू nRT बाय V करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट था, P की जगह पर nRT बाई V इंटू V पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट डाल देता हूँ मैं। तो ये T V पावर गैमा और ये V पावर -1 और ये nR इधर ला दिया, तो ये बन गया न्यू कांस्टेंट। T V पावर गैमा -1 इज इक्वल टू दैट न्यू कांस्टेंट इज कांस्टेंट। सो T V पावर गैमा -1, T V पावर गैमा -1। अच्छा, आपके जो सवाल बनने वाले हैं वो सवाल काफ़ी इजी बनने वाले हैं, इसी पर बनने वाले हैं, तो इसको अच्छे ढंग से समझ लो। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक चीज़ अभी आपको समझनी है इन दोनों में। यहाँ जो था, ये जो स्लोप था, दैट स्लोप वाज -P बाई V, लेकिन जो यहाँ इक्वेशन बना, अच्छा इसमें ये रह चुका है या मेरा ध्यान नहीं रहा, माइनस गैमा P बाय V, माइनस गैमा P बाई V। तो स्लोप में जब देखा तो P बाई V था, अभी माइनस गैमा P बाई V। गैमा की वैल्यू जो बच्चों, गैमा की वैल्यू जो है ये हमेशा देखो क्या होता है, गैमा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, गैमा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। अच्छा, यहाँ पे गलत नहीं है, यहाँ पे सही है। गैमा P एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट इज गैमा P। कैसे होता है वो भी मैं भले ही दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर ला के दिखाता हूँ। तो देखो dP बाई dV इक्वल टू माइनस गैमा P बाई V था, तो माइनस V dP बाई dV इज इक्वल टू गैमा P। लेकिन भाई ये फॉर्मूला जो था ये तो बल्क मॉड्यूलस का था, तो B इज इक्वल टू गैमा P, ये ऐसे आ गया। ठीक है, मेरा फोकस उधर था, तो ठीक है, यहाँ करेक्शन करा के मैंने दे दिया गैमा P बाई V। तो अभी आपको समझना क्या है, देखो इसको समझना क्या है, तो मैं शॉर्टकट दे देता हूँ। अभी ऐसा अगर ग्राफ दिया जाए, तो सबसे पहला मैंने जो ग्राफ आपको दिया यहाँ पर, ये एक्सपांशन से रिलेटेड बताया, और दूसरा ग्राफ है कॉम्प्रेशन। तो एक्सपांशन कॉम्प्रेशन कैसे समझ में आता है, एक्सपांशन के लिए बच्चों ये तय होता है कि किसी एक लोकेशन से, मतलब आइडेंटिकल गैसेस है मेरे पास, लेकिन मेरा एक्सपांशन का तरीका चेंज हो रहा है। एक गैस को मैंने एक्सपांड किया आइसोथर्मली और दूसरे को एक्सपांड किया मैंने एडियाबेटिकली। तो एक्सपांशन में क्या है, दोनों देखिए, दोनों डॉटेड लाइन मैंने इस तरीके से दिखाया कि स्टार्ट तो यहाँ से हो गया, लेकिन उसी फाइनल वॉल्यूम पर दोनों भी फाइनल वॉल्यूम तक पहुंचे। तो दोनों के दोनों फाइनल वॉल्यूम तक यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी करना क्या, देखो ये एक्सपांशन में देखो तो किसका स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप ज़्यादा है, जिसका स्लोप ज़्यादा वो एडियाबेटिक। तो बात समझने वाली क्या है, मैं यहां लिख देता हूं एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा, एडियाबेटिक का स्लोप हमेशा ज़्यादा होता है, बस इसी को समझ लो। तो एडियाबेटिक का ही स्लोप ज़्यादा होता है। अभी स्लोप का मतलब बच्चों को बोलेगा यार मैं मैथमेटिक्स कैसे पढ़ूँ इसमें, तो मैथमेटिक्स को नहीं समझते। मान लीजिए कोई एक गार्डन में ऐसे स्लोप होता है ना, जैसे स्टीफ है ना, जिसमें बच्चे बैठते हैं गार्डन में और ऐसे नीचे जाते हैं, घसरते हुए जाते हैं, भाई ऐसे ही स्लोप रखा है। तो भाई अगर आप यहाँ से किसी बच्चे को छोड़ो तो कहाँ स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, 2 में स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, 2 में स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, घसरन ज़्यादा दिख रही है, स्टीफनेस ज़्यादा दिख रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो ऐसे तो नहीं है ना कि वहाँ जाके मुझे मैथमेटिक्स डालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। भाई इतना इंजीनियर अभी मत बनो, अभी जितना आसान समझे उतना समझो। 1 और 2 में ज़्यादा स्लोप अगर देखा जाए
तो इसमें 2 में है। तो एक्सपांशन में अगर देखा जाए तो 2 में स्लोप अगर ज़्यादा है तो 2 एडियाबेटिक है, 2 एडियाबेटिक है और 1 आइसोथर्मल हो गया। तो एडियाबेटिक को एडी और आइसोथर्मल को मैंने आईएसटी बोल दिया। अभी वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट देखो, तो दूसरी चीज एरिया बिलो द कर्व इज वर्क डन। जो कर्व दिख रही है तो 1 के नीचे, 1 वाला जो कर्व दिख रहा है उसके नीचे एरिया ज्यादा है, और जो 2 दिख रहा है उसके नीचे एरिया कंपैरेटिवली कम है। तो जब एक्सपांशन होगा तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज मोर, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन एडियाबेटिक। दूसरा बात किया है तो प्रेशर से रिलेटेड देखो, यहां से इनका शुरुआत हुआ, ये यहां तक पहुंचे तो देखो प्रेशर किसका कम हुआ है, एडियाबेटिक का प्रेशर सबसे कम हुआ है। तो आइसोथर्मल यहां तक पहुंचा तो आइसोथर्मल का प्रेशर अभी भी ज़्यादा है, एडियाबेटिक का जो प्रेशर है वो घट गया है। उसके बाद में टेम्परेचर से रिलेटेड अगर बात करूं तो यस, टेम्परेचर से रिलेटेड बात करूं तो एक्चुअली इसका एक तरीका होता है, आप सही में देखा जाए तो प्रेशर और टेम्परेचर इनको दोनों को फॉलो करो, या फिर एक तरीका ऐसा होता है कि ऐसे लाइन निकालना होता है। इस प्रेशर पर बात करूं तो ये एडियाबेटिक वाला ग्राफ इस वॉल्यूम पर आ चुका है और ये ग्राफ यहां पर आ चुका है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के हिसाब से इस पॉइंट का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इस पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये पॉइंट किससे रिलेट कर रहा है, आइसोथर्मल से। तो इतना डिटेल में ना जाते हुए भाई बंधु, इसको इतना समझो, इतना समझो, इसको इतना समझो कि प्रेशर और टेम्परेचर को फॉलो करो, प्रेशर और टेम्परेचर को फॉलो करो। प्रेशर आइसोथर्मल का ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा बनने वाला है, ज़्यादा है, मतलब कंपेयर टू एडियाबेटिक। और टेम्परेचर तो कांस्टेंट था लेकिन कंपेयर टू एडियाबेटिक ज़्यादा है। इन दोनों को फॉलो करो भाई, इन दोनों का जोड़ी बना दो यहाँ पे। फिर कंप्रेशन में क्या हो रहा है, एक ही जगह से इन दोनों को स्टार्ट करा दिया। अब जब एक ही जगह से इनको स्टार्ट करा दिया, जब कंप्रेस करा दिया गैस को, तो कंप्रेशन में क्या हो गया, देखो यहाँ पर वापस से वही चीज़, एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है। जब हम किसी चढ़ाव पर जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी कहाँ होगी, आपको ऊपर चढ़ने में अगर बात किया जाए तो 1 में डिफिकल्टी ज़्यादा होगी। अगर 1 में डिफिकल्टी ज़्यादा होगी तो 1 का स्लोप ज़्यादा होगा। तो जिसका स्लोप ज़्यादा भाई वो एडियाबेटिक है, जिसका स्लोप कम तो उसको आइसोथर्मल। यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन में ये आइसोथर्मल है। वर्क डन के बारे में बात करें तो एरिया अंडर दैट कर्व, तो 1 के नीचे अगर एरिया बात किया तो बहुत बड़ा एरिया है। 1 के नीचे एरिया इन द सेंस अगर आप ऊपर से यहाँ देखते हो ये ऐसे, तो इसके नीचे जो एरिया बन रहा है ये एरिया बन रहा है बच्चों। ये एरिया जितना ज़्यादा, आप बोलोगे एरिया क्या है, तो एरिया जितना ज़्यादा, 1 के नीचे जितना एरिया ज़्यादा उसका वर्क डन है। 2 के नीचे अगर एरिया निकालो तो ऐसा निकलेगा इतना एरिया, तो 2 के नीचे कम एरिया आ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन इन एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल, यहाँ दोनों का प्रोसेस रिवर्स हो गया। प्रेशर के बारे में बात करें तो यस, एडियाबेटिक का प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर भी एडियाबेटिक का यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस वन, यहाँ तक समझ में आ रही बातें। फिर यहाँ पर देखो बच्चों 2 सवाल बन रहे हैं, कैसे आंसर मिलेगा। एक्सपांशन ऑफ गैस में बात किया तो यस, जिसका स्लोप ज़्यादा वो एडियाबेटिक है, लेकिन एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ गैस बोला है, यहाँ सिर्फ एक्सपांशन ऑफ गैस बोला था, यहाँ एडियाबेटिक एक्सपांशन बताया। तो अलग अलग गैस के टाइप थे, मोनो, डाई, ट्राई। तो जिसका गैमा सबसे ज़्यादा उसका ज़्यादा स्लोप। तो आपको मोनो, डाई, ट्राई सारों का फ्रीडम तो पता है, और अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो फ्रीडम पता है तो गैमा भाई 1 + 2/f होगा। तो जिस गैस का गैमा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, वो ज़्यादा झुकेगा नीचे, और जिसका गैमा कम वो ऊपर रहेगा। तो इस हिसाब से आपको कंपेयर करते आने चाहिए चीज़ें। अभी 2 सवाल मैं यहां पर करा के लेता हूं। 2 gases A and B having same initial state. Now gas A is compressed to V/8 isothermally. Gas A is compressed to V/8 isothermally बताया, okay? And the other gas B is compressed V/8 adiabatically. The ratio of final pressure of A and B is, both gases are monoatomic, तो दोनों गैस का गैमा इन्होंने बता के रख दिया। तो अगर मैं यहाँ इसका देखो पढ़ाई कैसे करना है, अभी कंपैरेटिव स्टडी कैसे करना है वो समझ लो।
सबसे पहले बात करूं तो गैस ए जो कि आइसोथर्मली कॉम्प्रेस्ड हो रही है, तो कॉम्प्रेस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं इस्तेमाल करूंगा पीवी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रेशर था वो था P, उस समय का वॉल्यूम था V, उसके बाद का प्रेशर मुझे पता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो V/8 हो चुका है, तो P2 का वैल्यू मुझे मिल चुका है VV कैंसिल होने के बाद 8P, तो प्रेशर भी 8 टाइम्स बढ़ चुका है। ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? ये हम लोग बात कर रहे हैं कब? जब हमें आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, उसके बाद बच्चों चलो सेकेंड प्रोसेस बी, तो पी वी पावर गैमा, P1 V1 पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गैमा ले लेता हूं मैं। तो प्रेशर P1 जो था P था, V1 जो था V था, P2 पता नहीं मुझे, और V2 इन्होंने बताया कॉम्प्रेस, तो V/8 पावर गैमा हो गया। तो P2 इज P, ये कितना हो जाएगा देखो 8, देखो ना क्या कैसे होगा, क्योंकि देखो P और V पावर गैमा, इसको मैं लिख दूंगा P2, यहाँ पर 8 पावर गैमा और ये V पावर गैमा, तो V पावर गैमा कैंसिल हो गया, तो P2 इज P इंटू 8 पावर गैमा। तो P 8 पावर गैमा मतलब 8 का पावर 8 मतलब 2 पावर 3, और बच्चों गैमा कितना बताया इन्होंने? गैमा बताया है 5/3, तो पावर पावर में 3 कैंसिल हो चुका है, तो 2 का पावर आ गया 5, कितना होता है 32। तो P2 हो गया 32 टाइम्स P। लेकिन ये कौन है? ये एडियाबेटिक के बारे में बात हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ ए, तो फाइनल प्रेशर ऑफ ए ये था ए के बारे में, और ये था बी के बारे में, और प्रेशर फाइनल प्रेशर ऑफ ए टू फाइनल प्रेशर ऑफ बी, तो ए का प्रेशर भैया 8P बन रहा था और बी का जो प्रेशर है वो 32P बन रहा था, तो 1/4 यहां पर आना चाहिए। यहां पर आना चाहिए। लेंदी है, लेकिन एक दूसरा ही सवाल ऐसे बनता है आपका CET एग्जाम में, और ये 2024 वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चों, 2024 वाले क्वेश्चन, तो किस क्वेश्चन पर प्रायोरिटी दी जा रही है वो भी समझो आप। अच्छा, डिफिकल्ट है क्या? तो आसान है, खाली मैथमेटिक्स थोड़ा सा लेंदी हो रहा है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन्होंने बताया ए डायएटॉमिक गैस, समझ लो यहाँ पर इन्होंने गैस का नाम बता दिया डायएटॉमिक गैस। तो डायएटॉमिक गैस से क्या पता चलेगा? और अंडरगोज एडियाबेटिक, तो दूसरी चीज आ गई एडियाबेटिक। तो जब एडियाबेटिक आता है तो मुझे गैमा की रिक्वायरमेंट होगी, इज 1 + 2/f। तो भाई 1 + 2 डायएटॉमिक है, तो यहाँ पर डायएटॉमिक का फ्रीडम 5 था, तो ये 7/5 ये मिल चुका है। एडियाबेटिक चेंज, इफ प्रेशर इज P एंड टेम्परेचर रिलेटेड एज PT पावर x, तो भाई P प्रोपोर्शनल टू T पावर x है, इसका मतलब PT पावर -x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इन्होंने पूछा है कि वेयर वैल्यू ऑफ x इज, तो अभी इसको कंपेयर किसके साथ करना है वो समझ लो। देखो ये फॉर्मूला था प्रेशर और टेम्परेचर का, P 1 पावर गैमा, P पावर 1 माइनस गैमा, सॉरी P पावर 1 माइनस गैमा, P पावर 1 माइनस गैमा, और T पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। ये कौन था? एज पर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आगे वाला कांस्टेंट ही है, तो P T पावर गैमा बाय 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट होगा। अच्छा, आप बोलोगे सर ये न्यू कांस्टेंट आता कहाँ से? जो भी आता है आपके लिए यही वरदान है, संजीवनी बूटी तो यही है कि आगे वाली चीज ना समझे। तो न्यू कांस्टेंट, तो इन दोनों को आप कंपेयर कर दो।
अगर इन दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो माइनस एक्स का मीनिंग गैमा बाय 1 माइनस गैमा होगा। मतलब अगर मैं x को लिख दूं तो x इज इक्वल टू गैमा बाय गैमा माइनस 1 होगा। उसके बाद में बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। यहां सॉल्व करते हैं तो x का मतलब हो जाएगा गैमा कितना 7/5, 7/5 माइनस 1 तो 7/5, 2/5 तो 7/2 मतलब 3.5 आना चाहिए या फिर 7/2 आना चाहिए। हाँ सॉरी 3.5 ये आ चुका है। ओके चलो उसके बाद two cylinders A and B fitted with piston contains equal amount of ideal diatomic gas. Okay, ideal diatomic gas at temperature T Kelvin. Okay, the piston of cylinder A is free to move. A is free to move मतलब pressure constant isobaric, while that of B is held fixed. B held fixed, isochoric, volume constant. The same amount of heat is given to gas, okay, in each cylinder. If rise of temperature of gas A is dTA, then rise in temperature of gas in cylinder is. तो A के बारे में बात करूं तो A है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में जो एनर्जी सप्लाई होता है वो होता था NCP डेल्टा T, तो इन्होंने DT उसको A बोल दिया, DTA, ठीक है। और जो B प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में आपने देखा होगा वर्क डन वाज 0 तो Q वाज डेल्टा U, तो वहां पर Q वाज डेल्टा U विच वाज NCP डेल्टा T, सॉरी NCV डेल्टा T, यह आ गया। अभी इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सजेस्ट ये किया यहां पर, इधर जगह मिल सकता है मुझे, हाँ, तो हुआ ये कि Q इज इक्वल टू Q है दोनों का। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो NCP dt ऑफ A इज इक्वल टू NCV dt ऑफ B, तो NN तो वैसे भी कैंसिल हो गया। अभी CP डिवाइडेड बाय CV कर दो इंटू dt ऑफ A इज इक्वल टू, यह आ गया बच्चों dt ऑफ B, तो CP बाय CV तो गैमा था, इज इक्वल टू dt ऑफ B। अभी कैसे निकाले वैल्यू इसकी, तो आपको गैमा पता है, ये डायएटॉमिक है, तो डायएटॉमिक में गैमा कितना है 1 + 2 बाय फ्रीडम 5 था, मतलब 7/5 होना चाहिए यहाँ पर, ज़रूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, इन्होंने रिजल्ट तो दे दिया गैमा TDA है ना, ये मैच हो रहा है ना, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 में मेंशन किया है द पीवी डायग्राम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग साइक्लिक प्रोसेस इज शोन इन द फिगर। AB represent isothermal process and CA represents adiabatic process. Which one of the following graph represent PT diagram of this cyclic process? Okay. तो समझने की बात यह है, थोड़ा सा ग्राफ ये ना दिक्कत वाला है एक्चुअल में देखा जाए तो फिर भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा बताने की। आप समझ लो, इसको समझ लो। इन्होंने क्या बताया, AB रिप्रेजेंट आइसोथर्मल और ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का था, और ग्राफ किसका निकालना है, हमें प्रेशर और टेम्परेचर का निकालना है। तो जब आइसोथर्मल होता है तब उस समय क्या होता है,
अभी इसमें समझो, आप इस ग्राफ को ऐसे समझो, इसमें देखो क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। देखो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, एक काम करते हैं, ये कॉपी हो पाएगा? कॉपी, क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है, चलो यहीं पर दिमाग लगाते हैं, बता रहा हूं मैं आपको। आइसोथर्मल का मीनिंग क्या हो रहा है बच्चों? इसमें टेम्परेचर है कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर है कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ए से लेकर जब बी तक जा रहा है तो प्रेशर घट रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर घट रहा है। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ मैं निकालूं तो देखो ये दो ग्राफ मुझे ऐसे लग रहे हैं यहां पर कि देखो क्या हो रहा है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, यहां पर भी देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है इस ग्राफ में, और यहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो ए से लेकर बी तक, लेकिन ए से लेकर बी तक वाला यही ग्राफ दिख रहा है मुझे। तो ए से लेकर बी में प्रेशर कांस्टेंट, ए से लेकर बी में टेम्परेचर कांस्टेंट था, एक्सट्रीमली सॉरी, ए से लेकर बी तक टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर घट रहा है तो प्रेशर घट रहा है, ये सही हो रहा है, ये डायग्राम आ सकती है। उसके बाद में बी टू सी के बारे में क्या बोला है इन्होंने? कुछ नहीं बोला है, सी टू ए एडियाबेटिक बोला है। तो सी टू ए एडियाबेटिक बोला है तो सी टू ए एडियाबेटिक होगा, सी टू ए एडियाबेटिक चल सकता ही है, उसका ग्राफ कोई दिक्कत नहीं, तो डी आना चाहिए, डी आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद देखो बच्चों, 1 mole of an ideal gas at initial temperature of T Kelvin does 6 R work adiabatically, फिर वापस से आ गया ये work adiabatically, work adiabatically if the ratio of specific heat of this gas at constant pressure and constant value, मतलब gamma is given 5/3, the final temperature of gas will be, final temperature of gas will be, okay। तो इन्होंने वर्क डन जो है इज गिवन 6 R, वर्क डन इज 6 R। और आपको पता है एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू 0 था, तो आपको W इज नेगेटिव डेल्टा यू मिलता था, ठीक है। और इन्होंने 6 R बताया, तो मैं इन दोनों का इस्तेमाल यहां पर करने वाला हूं। कैसे करना है समझो। तो मैं बोलूंगा W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, W is a 6 R minus delta U was N CV delta T। तो 6 R is equal to minus N, और यहाँ पर इन्होंने बताया 1 मोल, तो 1 मोल बोलने की वजह से N की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। CV बच्चों था R बाय गैमा माइनस 1 डेल्टा T, इसमें भी R R कैंसिल हो गया, तो मैं बोल दूंगा 6 माइनस, देखो कैसे करना है, 6 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टी बाय गैमा माइनस 1। तो 6 इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय 1 माइनस गैमा कर देता हूँ, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 6 1 माइनस गैमा, ठीक है। तो 6 1 माइनस गैमा का मतलब क्या बन रहा है बच्चों, 5/3। तो 6 यह आ गया, हाँ 3 माइनस 2/3, तो -4 आ गया। तो डेल्टा टी जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू -4 प्लस टी आई ऐसे होना चाहिए, या फिर टी एफ इज इक्वल टू टी आई -4 दिखना चाहिए। तो टी आई को इन्होंने टी बोल दिया था, शुरुआत में टी बोल दिया था, देखो। उसके बाद द पीवी डायग्राम, द पीवी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस साइकिल इज शोन द फिगर, द एडियाबेटिक प्रोसेस डिस्क्राइब बाय द रीजन। तो देखो ए बी बी सी टी ए, ज़्यादा स्लोप एडियाबेटिक, तो इसमें दो नाम दिए है। तो देखो ए और बी को सी को कंपेयर करें तो बी सी ज़्यादा स्लोप, तो यहाँ
AD ज़्यादा स्लो, मतलब BC एंड AD होना चाहिए, BC एंड AD होना चाहिए, गॉट इट, BC और AD होना चाहिए। आगे बढ़ो, इसको करके देखते हैं। द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ ए डायटोमिक गैस इज गिवन, चेंज एडियाबेटिकली फ्रॉम प्रेशर और डेंसिटी। तो मैं इसके लिए एक फार्मूला एडिशनल दे देता हूँ, ये बेफजूल मतलब आपको दिमाग खराब करने के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हमें एक चीज़ बताए बच्चों, पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रेशर वॉल्यूम इज, देखो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम कैन बी मास बाय डेंसिटी। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा मास बाय डेंसिटी, पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि गैस का मास तो कांस्टेंट है, वो पिस्टन के अंदर फिक्स है, मतलब सिलेंडर के अंदर। तो P बाय रो पावर गामा इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट, वापस से आ गया, इसके झमेले में ना पढ़ो तो बहुत बेहतर है। तो P बाय रो पावर गामा का वैल्यू आ चुका है। तो अभी क्या इन्होंने पूछा है वो समझ लो। इसमें इन्होंने क्या बताया, चेंजेस एडियाबेटिकली P रो P डैश रो डैश, ठीक है। तो P रो P डैश रो डैश पावर गामा, तो इन्हें क्या चाहिए, P डैश बाई P। तो P डैश बाई P इज इक्वल टू, ये रो डैश रो डैश रो डैश है ना, तो रो डैश बाय रो, तो P डैश बाई P इज इक्वल टू रो डैश बाय रो, और गामा एस ले लेता हूँ, थोड़ा आगे पीछे चलेगा, दिक्कत नहीं है। तो रो डैश बाय रो की वैल्यू इन्होंने बताई है 32 पावर गामा। फाइव, और गामा कितना है बच्चों, गामा इन्होंने कुछ बताया 7/5, तो 5 5 कट, मतलब 2 पावर 7 आ गया। वन 128 आना चाहिए। देखो आसान है, फॉर्मूला सिर्फ लर्न होना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है पे। आगे बढ़ते हैं। यस, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम W इज रिप्रेजेंट वर्क डन बाय सिस्टम एंड डेल्टा U इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा U इंटरनल एनर्जी इंक्रीज है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, तो डेल्टा U और W का रिलेशन है। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली पता है कि एडियाबेटिक में क्या होता था, Q वॉज 0। तो एडियाबेटिक में Q वॉज 0, सो डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W जो था, तो यू आर गेटिंग लाइक डेल्टा U इक्वल टू माइनस W। तो कहाँ बन रहा है ये आ गया, ठीक है। ये वर्क डन वाली प्रोसेस होती है। एरिया से तो क्वेश्चन काफ़ी कम, मतलब आपके आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड में हमें लेना पड़ेगा। और आया तो बहुत आसान होता है, ताकि दिक्कत ना हो कि यार इतना आसान था और मेरे से छूट गया, ऐसा नहीं हो। तो देखो बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस जब होती है, तो साइक्लिक में कहा है ना, जिस स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पर आके ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट वही होता है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट वही हो तो एक एडवांटेज मिल जाता है, वो होता है डेल्टा U इक्वल टू 0। तो साइक्लिक प्रोसेस का सबसे मास्टर जो पॉइंट अगर मैं बोलूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आ गए, तो डेल्टा U हो चुका है 0। गॉट इट, डेल्टा U हो चुका है 0। तो ये आ गया बच्चों। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से Q इक्वल टू W आ चुका है। मतलब जितना एनर्जी आप दोगे साइक्लिक प्रोसेस में, वो सारा का सारा 100% वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो रिक्वायरमेंट होती है। टू व्हीलर में आप पेट्रोल डाल दो, जितना पेट्रोल का कंजम्पशन होगा उसमें टू व्हीलर चलना चाहिए, ऐसे हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, लेकिन जैसा नहीं होता है। तो जो साइक्लिक अगर प्रोसेस हो तो इसमें ये एक्सपेक्टेड होता है। तो अभी देखो क्या होता है, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन। अभी दो टाइप है इसमें, देख लो, प्रेशर और वॉल्यूम अगर ग्राफ है तो यहाँ बच्चों एक पॉइंट नोट करो। देखो ये इसका जो साइक्लिक प्रोसेस है तो ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में अगर आप देखोगे तो एरिया जो होगा ना पॉजिटिव का ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा इसको ऐसे निकालते हैं। देखो यहां से यहां तक,
तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है उसके नीचे जो एरिया होता है यही वर्क डन होता है। तो ए से लेकर बी तक वर्क डन ए बी मिल चुका है, लेकिन जब मैं बी से लेकर सी तक आता हूं तो वर्क डन बी सी 0 हो जाता है। जैसे मैं सी से लेकर डी तक आता हूं तो उसके नीचे का जो एरिया होगा वर्क डन सी डी इज निगेटिव। निगेटिव क्यों? देखो वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है बच्चों, यहां पर वर्क डन जो था पॉजिटिव था क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन चल रहा है। अच्छा, एक्सपांशन कंप्रेशन कैसा पता चलेगा? तो ये एरो बताता है जिस पर आप लोग काम नहीं करते हो। तो यहां देखो वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है तो निगेटिव वर्क डन। और जैसे फिर लास्ट वाली केस आ जाएगी ये, तो इसमें भी देखो आप वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0। इन सारों को अगर मिला दे तो आपको पता चलेगा BC और यहां पर वर्क डन 0 हो रहा है। तो बेटर मैं ऑप्शन आपको बता दूं, इसके नीचे का एरिया, इसमें से ये एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये AB के नीचे का एरिया और ये DC के नीचे का एरिया, इन दोनों को ऐड कराना, लेकिन ये पॉजिटिव है निगेटिव है। मतलब थोड़ी देर में अगर देखा जाए तो इसमें से अगर इतना एरिया निकाल दिया जाए तो बस यही बचने वाला है। इसके नीचे जितना था उसमें से अगर आप इतना निकाल देते हो तो यही बचने वाला है। चलो ज़्यादा खराब नहीं करते इस स्लाइड को। तो बच्चों शॉर्ट चीज़ यही है, शॉर्ट में चीज़ यही है कि यहाँ क्लॉकवाइज में देखा जाए तो पॉजिटिव वर्क डन ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो वर्क डन इज़ पॉजिटिव आने वाला है एनीहाउ। तो पॉजिटिव वर्क डन क्लॉकवाइज में। यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज है, प्रेशर और वॉल्यूम होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। हाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन आपको निगेटिव बोलना है, लेकिन एरिया तो इतना ही निकालना है ABCD के अंदर का। और ये एक एडिशनल पार्ट होता है, जैसे प्रेशर है और वॉल्यूम है और यहाँ पर सर्कल दिखा है, तो बच्चे सर्कल का एरिया क्या निकालने वाले हैं? πr²। सर्कल का एरिया हमेशा πr² होता है, लेकिन जब πr² लेते हैं तो सर्कल में भाई रेडियस कैसे भी देखो आप, एक्स एक्सिस पर भी रेडियस होती है और वाई एक्सिस पर भी रेडियस ही होती है। यहाँ इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर प्रेशर है जो कि फिजिक्स की अलग क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है जो कि फिजिक्स की अलग क्वांटिटी है। तो इसको इलिप्स के हिसाब से नोट करो, और इलिप्स के हिसाब से अगर बात करें, शायद ये नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं बता दूं बच्चों, पहले तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ लो। यहां मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। इसका वर्क डन जो आएगा इलिप्स के हिसाब से π/4। तो मैंने इस सर्कल को देखो इस तरीके से मैनेज किया है। ये दो लाइंस जो है ये प्रेशर का डिफरेंस दिखा रही है, P2 माइनस P1, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये एंड टू एंड डायमेट्रिकली अपोजिट, या V2 माइनस V1 मतलब वॉल्यूम का डिफरेंस दिखा रही है। तो V2 माइनस V1 आ चुका है, वॉल्यूम का डिफरेंस आ गया, बस ये निकाल दो। तो मुझे प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि हाँ किसी ना किसी बैच में तो ये क्वेश्चन आने ही वाला है। तो एरिया निकालने का तरीका सही तरीका है, देख लो। दूसरी बात, प्रेशर और वॉल्यूम जो होगा ना, मतलब आपको बताया जाए मतलब पास्कल में होना चाहिए, SI सिस्टम में सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब ये मतलब कैलकुलेट करो। अगर SI सिस्टम में नहीं है, कन्वर्शन फैक्टर हो तो कन्वर्शन फैक्टर करके चलना पड़ेगा। हाँ चलो, नॉन साइक्लिक प्रोसेस आधी अधूरी है, ए से लेकर बी तक ये आधी अधूरी है, क्लॉकवाइज है, तो इसका शेडेड एरिया निकाल दो। यहाँ पे देखो आधा अधूरा है लेकिन कहीं और से ही शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो शेडेड दिखा रहा है मतलब इसको कंप्लीट करके देखो और ये शेडेड पोर्शन जो है उसको निकालो। लेकिन ये कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो निगेटिव शेड। तो ये एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, ये CET के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, नहीं होगा। फिर हमारे आते हैं हीट इंजन। तो हीट इंजन पे सवाल बहुत कम आते हैं। हीट इंजन एग्जैक्टली क्या होता है मैं उसको आपको वैसे बता देता हूँ। जो इंजन होता है उसका एक बेसिक प्रिंसिपल जो होता है, एक्चुअली देखिए 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या जो भी मैकेनिज्म है जो ऑपरेट करता है जिसमें हमें फ्यूल डालना पड़ता है, कोई पेट्रोल है, डीजल है ना, या उसमें जब हम लोग वो पर्टिकुलर फ्यूल डालते हैं तो अंदर एक मैकेनिज्म काम करता है। काम करता है मतलब क्या? 2 व्हीलर का एट दी एंड पर्पज़ क्या है? तो 2 व्हीलर में हम लोग पेट्रोल डालते हैं, अंदर पेट्रोल बर्न होता है, और विद द हेल्प ऑफ एयर, पिस्टन के अंदर जो कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, उसके हेल्प से, तो एयर एज अ वर्किंग सब्सटेंस, पेट्रोल क्या करता है? पेट्रोल जो होता है वो एनर्जी सप्लाई करता है। तो Q इज़ अ एनर्जी,
आर यू गेटिंग दिस? Q इज एनर्जी। तो पेट्रोल बर्न करने पर एनर्जी सप्लाई हो जाती है, उस एनर्जी के हेल्प से जो अंदर जो एयर होती है वो एक्सपांड होती है, और उस एक्सपांशन से जो पिस्टन था हमारा, हमने जो पिस्टन सिलेंडर बताया था ना, उस टाइप के सिलेंडर जो होते हैं, जैसे शुरुआत में, बहुत ही शुरुआत में मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पर, देखो ये, तो क्या होगा भैया, तो क्या होगा, पेट्रोल बर्न हो जाएगा, पेट्रोल जैसे बर्न होता है तो ये एक्सपांशन हो जाएगा, जैसे एक्सपांशन हो जाएगा अंदर की एयर का इस्तेमाल होगा, तो ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। तो अभी इसमें हमें नहीं जाना है, आप इंजीनियर बन जाओ तो करो सॉल्व, लेकिन इस टाइप की सिस्टम होती है, तो सिस्टम में काम करते समय, इसमें काम करते समय आपको ये चीज़ समझनी है कि पेट्रोल का इस्तेमाल इस साइड में होगा कि पेट्रोल बर्न करने के बाद एक हीट सप्लाई होगी, तो उसे हम कह देंगे सोर्स, हॉट रिजर्वायर विच इज़ एट हाई टेम्परेचर। उसकी हेल्प से जो एनर्जी जनरेट होगा वो इंजन को मिलेगा, इंजन के अंदर जो पिस्टन लगे हुए हैं तो पिस्टन काम करना शुरू कर देगा। तो जितना पेट्रोल हमने इस्तेमाल किया, हमारी इच्छा ये है कि भाई पूरा का पूरा इस्तेमाल हो, किस लिए, गाड़ी आगे चलने के लिए, मतलब गाड़ी वर्क कर रही है तो वर्क जो है यहाँ पर आ गया। लेकिन हमें पता है नेचुरली क्या होता है कि जितना एनर्जी दिया उसमें से काम तो होगा, लेकिन कई सारा जो है वो अनयूज़ होगा, तो जैसे हीट के हिसाब से बाहर निकल जाएगा, जो साइलेंसर थ्रू निकल जाता है। तो मोस्टली बाकी वाला जो चीज़ है, बाकी वाली जो एनर्जी, बची हुई एनर्जी होगी जो इस्तेमाल नहीं हो रही है, वो आउटपुट सराउंडिंग में दिया जाएगा। तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है हम उसे कहेंगे TC। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बहुत आसान करके इन्होंने ऐसे बता दिया, एक हीट फ्लो बता दिया। देखिए ये ट्यूब का जो लेंथ होता है वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना एनर्जी सप्लाई किया, इसमें से इस लेंथ वाला एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो बचा है वो मतलब कहाँ चला गया, वो सराउंडिंग में चला गया। तो अभी इसको ऐसे समझो, एनर्जी QH सप्लाई हुआ, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से करना है तो मैं बोलूँगा भाई मत करो उस हिसाब से, जैसे जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से देखो। एनर्जी इतना सप्लाई हुआ, इसमें से जो व्हीकल था वो आगे बढ़ा, वर्क डन हुआ, मैकेनिकल वर्क डन हुआ, लेकिन बचा कुचा एनर्जी जो था वो सराउंडिंग में, तो QC बोल दूंगा मैं, आउटपुट निकल गया, वेस्ट चला गया। तो वर्क डन जो हुआ वो हुआ QH माइनस QC, ये इतना हुआ बच्चों वर्क डन। गॉट इट? इसमें अभी एक इफिशियंसी नाम की चीज होती है, इफिशियंसी, इफिशियंसी इसको कहा जाता है ईटा। तो इफिशियंसी होती क्या चीज है, आप एक्सपेक्ट क्या करके चल रहे हो, आप किसी भी टू व्हीलर से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। क्या होना चाहिए उसका, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, मतलब बहुत ज़्यादा उसने वर्क करना चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। इफ़िशियंसी मतलब क्या, इफ़िशियंसी मतलब क्या, प्रॉफिट लॉस की भाषा में बात करें तो मैंने किसी को अगर 1 रुपया दिया तो 1 रुपये का तो काम होना चाहिए, ऐसे 10 रुपये का काम करे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए जो भी एनर्जी सप्लाई किया उसने 100% काम करना चाहिए, एक्सपेक्टेड होता है। तो इफ़िशियंसी के हिसाब से पूरा 100% तो यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, कम से कम एनर्जी लगे, मतलब एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा हो वो कम हो लेकिन काम ज़्यादा हो। तो इफ़िशियंसी यहाँ पर होनी चाहिए W/QH। तो दोनों एक्चुअली देखा जाए तो जितना एनर्जी आ रहा है पूरा वर्क डन अगर होता, अगर QC नहीं होता तो W=QH होता, तो ये 1 आता, लेकिन ऐसा कोई भी इंजन आज तक तैयार हुआ नहीं है। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू QH माइनस QC डिवाइडेड बाय QH। सो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस QC डिवाइडेड बाय QH। तो भाई ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैरनॉट ने क्या किया, इस पर जब काम किया तो कैरनॉट ने एक चीज और प्रूव करा के दी, दिख रहा है देख लो, कैरनॉट ने एक चीज प्रूव करा के दी कि इफिशियंसी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रीजन माइनस टेम्परेचर ऑफ हॉट रीजन। मतलब आपको सिर्फ एक ही चीज करनी होगी, QC की जगह पर TC लिखना पड़ेगा और QH की जगह पर TH, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, ये भी समझ में आ रही है। इन दो फॉर्मूले पर आपको कई सारे सवाल बन जाएंगे। दूसरा प्रिकॉशन क्या लेना है, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन अ केल्विन, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेना पड़ेगा। चलो तो ईटा W/QH, ये मॉड वार्ड लेने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी, मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको। हाँ, तो कैरनॉट ने अभी ये इस पे तो बिल्कुल जाना नहीं है, इसमें सिर्फ अगर सवाल आता है तो बस वही है, 4 प्रोसेसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस होती है, ये तो है,
साइक्लिक में 2 एडियाबेटिक होती है, ये पहला आइसोथर्मल होता है, फिर एडियाबेटिक होती है, ये एक्सपांशन हो गया, फिर कंप्रेशन आइसोथर्मल हो गया, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया। तो अगर सवाल पूछा जाए कभी तो आपको इतना ही लिखना है कि कैरनॉट हीट इंजन में 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस है और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एक बार आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ, एक बार आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, एक बार एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ, एक बार एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ, और इसके बीच का जो एरिया होगा दैट इज वर्क डन। मतलब जितना एनर्जी दिया, कुछ एनर्जी रिजेक्ट हो गया और बाकी जितना एरिया बचेगा वो एरिया मतलब वर्क डन होगा। तो इसमें बेफजूल अभी आपका दिमाग मत खराब करो, उसमें टाइम नहीं है, नहीं जाने की जरूरत है, बस क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया उतना आप करो। अगर एक्स्ट्रा करना है डेफिनेटली तो करना पड़ेगा ही, लेकिन अभी तक उसके सवाल तो नहीं आ रहे, और कैरनॉट इंजन इतना डिटेल में भी आपको नहीं है, सही ढंग से नहीं है दिया है, लेकिन सही ढंग से नहीं है। एक कैरनॉट इंजन whose efficiency is 40%, 0.4 takes heat from a source maintained at temperature 600 Kelvin. तो टेम्परेचर ऑफ ए सोर्स, हाई टेम्परेचर जो हॉट होता था वो, और ये मुझे पता नहीं है, ये एक चीज बताइए, ये इक्वेशन 1, इट इज डिजायर्ड टू हैव एफिशिएंसी 60%। 60% मतलब 60/100 दैट इज 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस TC बाय द सेम एग्जॉस्ट सिंक उतना ही है, इसलिए मैंने TC दोनों में सेम रख दिया, दोनों में TC मैंने सेम रख दिया। तो कैसे सॉल्व करें बच्चों इसको? तो देखो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो 1 और 2 को किस तरीके से सॉल्व किया जाए? तो 1 को मैं अभी मुझे पता है क्या करना है, तो TC बाई 600 इज इक्वल टू, देखो पॉइंट ये इधर आ गया, 1 माइनस 0.4, 0.6 आ गया, तो TC कैन बी इक्वल टू 0.6 इंटू 600, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो अभी सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में जाते हैं। सेकंड इक्वेशन के अनुसार TC बाय TH डैश 1 माइनस 0.4 है ना, तो TC TH डैश इज इक्वल टू 0.6। तो TC का मतलब था, अरे वही आएगा तो क्या मतलब बन रहा है यहाँ पर? हाँ यहाँ गलत कर दिया मैंने, 0.6 था, तो बच्चों यहाँ बनने वाला है 0.4, देखो 1 माइनस 0.6, तो 0.4 आ गया। तो TC कितना था? 0.6 इंटू 600 बाई TH डैश 0.4, तो TH डैश इज इक्वल टू, तो देखो ये डेसिमल शिफ्ट करा के 6 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। तो चलो यार क्या करना है अभी, केल्विन। और एक दिक्कत नहीं आना चाहिए, देखो यहाँ इन्होंने केल्विन बताया था इसलिए मैंने डायरेक्ट रिप्लेस किया, अगर उन्होंने सेल्सियस बताया होता तो मुझे पहली चीज करनी पड़ती जो टेम्परेचर को कन्वर्ट कराने की। आगे देखो, ए कैरनॉट इंजन ऑपरेट्स एट द सोर्स, सोर्स मतलब जो हॉट है, कितना हो गया बच्चों? 500, ये 500 केल्विन हो गया, ठीक है। सिंक एट, सिंक मतलब जो कोल्ड रीजन था डेट इज 27, केल्विन, ये आ गया, ओके। और इफ द सोर्स सप्लाइज एनर्जी, सोर्स सप्लाइज एनर्जी मतलब QH was 50 किलो जूल, देन ऑफ हीट, देन द वर्क डन क्वेश्चन मार्क, तो ईटा वाज वर्क डन बाय QH वाज इक्वल टू 1 माइनस TC बाय TH, यही था। तो W पता नहीं, QH 50 किलो जूल बताया, इज इक्वल टू 1 माइनस, ये कितना आया 300 डिवाइडेड बाय 500 आ गया, मतलब ये आ गया 1 माइनस 3/5। तो W इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है बच्चों 2/5 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 20 किलो जूल।
20 किलो जूल, राइट। इतने सवाल बन रहे हैं, इस पर आपको काम करना है। अभी 2 ही चीज़ें रह गई हैं, उसको नोट डाउन करते हैं। जो ये था, ये रिवर्स हीट इंजन बताया जाता है। तो रिवर्स हीट इंजन के पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मैकेनिज्म बता दूं। हीट इंजन जो 2 व्हीलर में हम लोग काम करा रहे हैं, और रिवर्स हीट इंजन में क्या होता है, थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर, ये रेफ्रिजरेटर थोड़ा उल्टा बता दिया है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलेंट होती है ना, जो कूलेंट फ्रीऑन गैस होगी, पहले अमोनिया इस्तेमाल होता था, है ना, CFC गैस यूज़ होती है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, जब इसको भेजा जाता है एक्सपांड करके, गैस सडनली एक्सपांड हो जाता है तो कूल होता है। तो जब ये कूल होता है तो ये अंदर के अंदर पाइप थ्रू, मतलब ये ऐसे नहीं होता कि गैस अंदर केबिन में घुस रहा, नहीं होता है। आपको फ्रिज को देखा तो फ्रिज आपको दिखेगा, थोड़ा सा आप ठोक के देखो, थोड़ा सा हल्का फुल्का लगेगा हमेशा फ्रिज। तो उसके बीच में ना ऐसी पाइप होती है जिसमें से ये कूलेंट जो होता है पास होता है। तो कूलेंट अगर पास होता है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की, आपके घर के आजू बाजू में, आस पड़ोस में, या फिर कहीं इस रीजन में अगर नदी बहती है तो उस रीजन में थोड़ा ठंडा होता है कंपेयर टू अदर प्लेस। वहाँ पर थोड़ी जो वातावरण जो होता है ना, एनवायरनमेंट जो होता है, थोड़ा कूल होता है। तो बस ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि जब ये यहाँ से पास हो रहा है, इट इज़ कूल कंपेयर टू इनसाइड फ्रूट्स ऑब्जेक्ट। तो फ्रूट्स और ऑब्जेक्ट जो एट हायर टेम्परेचर है, तो हीट जो है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है। मतलब क्या हो रहा है, ये जब गैस इस ट्यूब के अंदर से पास हो रही है, तो जो अंदर रखी हुई चीज़ है वो एट हाई टेम्परेचर है, और हीट के रूल के हिसाब से वो जो हीट है दैट हाई टू लो टेम्परेचर पास होगी। मतलब ये गैस जो है ना, ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो डेफिनेटली इसका एनर्जी जो होगा बढ़ेगा। तो जब एनर्जी बढ़ेगा तो इसको यहाँ पर लाया जाता है, और यहाँ पर देखो, यहाँ सराउंडिंग में ऐसे इस टाइप की केबल होती है, इसके थ्रू सराउंडिंग में एनर्जी को रिलीज कर दिया जाता है। सराउंडिंग को क्या है, एनर्जी को रिलीज कर दिया जाता है। अच्छा, मैं प्रोसेस को थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ। प्रोसेस ऐसा है, समझ लो। मान लो कूल्ड गैस है, समझ लो कौन सी गैस है, कूल्ड गैस है। गैस ठंडी है, कितना गैस कितना टेम्परेचर पर, आपने मान लीजिए -20 पर डाल दिया, आपने -20 पर डाल दिया, -10 पर डाल देते, तो -10 पर डाल देते तो ये गैस जो है ये -10 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन्ड है। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर जब जा रही है तो इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। तो जो अगर पड़ोस में जो कोई चीज़ है तो उससे ये हीट एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो अंदर जो वस्तु पड़ी हुई है, सामान जो पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, सॉरी, जो फ्रूट्स है, एप्पल है, फल है, सब्जी है, इतना सुंदर तो किसी का फ्रिज नहीं होता एक्चुअल में देखा जाए। तो जैसे भी उसके अंदर हो चीज़ें, इससे ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये यहाँ जा रहा है, इसकी हीट बढ़ चुकी है। तो एक कंप्रेसर होता है, ये काला डब्बा होता है, आपने रात में आवाज़ सुनी होगी ना, एकदम से खट से शुरू हो जाता है रेफ्रिजरेटर। तो ये कंप्रेसर होता है, इस गैस को वापस से कंप्रेस कर देता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंप्रेशन हो जाता है, इसकी एनर्जी और बढ़ जाती है, फिर इसको बाहर इस टाइप के चैनल से पास किया जाता है। तो ये एनर्जी जो है ये सराउंडिंग में आ जाएगी। तो होता क्या है, समझ लो, जिस रूम में रेफ्रिजरेटर होता है, मोस्टली किचन में जब रेफ्रिजरेटर होता है, तो कंपेयर टू अदर रूम किचन का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि अंदर से वो हीट एक्सट्रैक्ट करा के बाहर छोड़ रही है। तो ये जो है ये रिवर्स हीट इंजन है, मतलब ये हीट एक्सट्रैक्ट करा के बाहर छोड़ रही है, तो अंदर वाली हीट निकाल के बाहर छोड़ रही है। तो जिस रूम में छोड़ा जाएगा वो रूम थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर जो बाकी रूम का उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगी। फिर ये गैस इधर आ जाती है, और इसको यहाँ पर एक इवेपोरेटर वॉल होता है। ये गैस जो है कंप्रेसर, आपको नाम पता है, कंप्रेसर ने कंप्रेस कर दिया, तो ये इसका हीट यहाँ तक आया, उसने निकाल दिया। फिर जो गैस नॉर्मली आई है उसको ऑल ऑफ सडन इवेपोरेट किया जाता है। तो ऑल ऑफ सडन इवेपोरेट, एक्सपांड किया जाता है। तो ये एक्सपांशन वॉल होता है छोटा सा, यहाँ पर ये एक्सपांशन वॉल उसको एक्सपांड कर देता है गैस को, गैस वापस से कूल हो जाती है, फिर वही प्रोसेस चल रहा है। तो इसको साइंटिफिकली समझो कि जो सब्जी होगी उसमें से ये जो गैस होगी वो गैस हीट एक्सट्रैक्ट करेगी, समझ लो रिवर्स। जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो चीज़ें रखी है दैट शुड बी एट अ लो टेम्परेचर, इसमें से एनर्जी निकाली जाएगी। अच्छा, ये एनर्जी निकालने में कौन हेल्प कर रहा है, जो कंप्रेसर है, उसको इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन दिया है। तो एनर्जी निकालने के लिए कंप्रेसर काम कर रहा है हर वक्त, क्योंकि कंप्रेसर उसको साइकिल में रखता है। तो कंप्रेसर को चलने के लिए लगती है इलेक्ट्रिसिटी, तो एनर्जी निकाल दिया, उसके लिए किसका इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ इज एन एनर्जी। तो देखो, एक तो एनर्जी यहां से निकाली और उसको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, तो दोनों मिला के जो एनर्जी बन रही है एक्स्ट्रा, वो सराउंडिंग में डाल दिया। ऐसा हो गया यहां पर सारी चीज। लेकिन नोट डाउन करो, कंजर्वेशन के हिसाब से QC + W = QH, वापस से वही चीज हो रही है।
तो W कैन बी इक्वल टू QH माइनस QC। फॉर्मूला वही है, इसीलिए नोटेशंस ऐसे रखे। इसमें अभी दूसरी चीज होती है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आपको किसी रेफ्रिजरेटर से क्या एक्सपेक्टेड है? अगर कोई चीज आप रख दो, आप बोलोगे कि यार 5 मिनट के अंदर कूल हो जाए, मतलब आपको ये एक्सपेक्टेड है कि जो चीज आपने रखी उसमें से जितनी हीट है ये रेफ्रिजरेटर फटाफट उससे निकाल दे। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है उस चीज़ में से निकाले। तो QC ज़्यादा निकलना चाहिए, मतलब कूल जल्दी होना चाहिए, एनर्जी ज़्यादा निकालनी चाहिए, फास्ट में ठंडा होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकाले तो QC। लेकिन भाई दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी कम आनी चाहिए, बिल कम आना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब वर्क डन, इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है तो ज़्यादा एनर्जी निकाले, एक्सट्रैक्ट करे, जो चीज़ रखी वो फट से ठंडी हो जाए, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो कम हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी हाई। सो K इक्वल टू नाउ QC बाई W, तो W QH माइनस QC। टेम्परेचर के हिसाब से बात करें तो TC डिवाइड बाई TH माइनस TC। इस पर अभी तक तो सवाल नहीं बने इतने ज़्यादा। चलो, होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल दोज थिंग्स। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।